ओके। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज का जो मेरा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरे साथ जो शख्सियत आज जुड़ने वाले हैं और मेरे पैनल पे जो आएंगे बहुत महत्वपूर्ण दोनों शख्सियत हैं आपस में। अगर आप उनके बारे में सुनेंगे, उनकी जो जीवन शैली रही है, उनका जो संघर्ष रहा है, उनका किस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो भी जानेंगे। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका जो बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे संभाल सकते हैं आप लोग। मेरा विशेष अनुरोध आप सभी से ये रहेगा कि जितने भी माता पिता वो हैं जिनका बच्चा भी 10वीं के आसपास पढ़ चुका है या 10वीं पार कर चुका है या कोई कॉलेज में गया हुआ है या कहीं और जगह पर है, जो तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के मूड में है, ऐसा कोई विद्यार्थी अगर है आपके आसपास, आपका पेरेंट्स विशेषकर ध्यान दें, तो आज उस बच्चे को जरूर अपने पास बैठा करके हमारा ये शो जरूर दिखाएं उसको, क्योंकि उसके लिए आज का शो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास। क्योंकि आज काउंसलिंग होगी मेरे इस चैनल पर, मेरे पेज पर, और मैं जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूं अपने पेज पे वो बहुत खास है। उन्होंने संघर्ष किया है और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो एक जैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं, आपके करियर को डिसाइड कर सकते हैं वो लोग कि आपके लिए करियर क्या बेटर रहेगा। आपने अगर कोई कोर्स किया है, आपकी स्टडी क्या है, उस स्टडी बेस पे आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और उस फील्ड में सफलता कैसे लेनी चाहिए, ये सभी हम उनसे आज जानेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। 1 घंटे का हमारा ये शो चलेगा आज और बहुत महत्वपूर्ण शो है। जितने देखने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो तो स्टूडेंट है, वो तो विशेषकर जुड़े रहें अंत तक, क्योंकि उनके कोई सवाल भी होंगे तो वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, 8वीं 10वीं के आसपास पढ़ रहे हैं या उससे ऊपर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अपने पास जरूर बैठाएं आज, क्योंकि उन बच्चों के लिए आज का शो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो पैनलिस्ट आज मेरे पास आने वाले हैं अपने आप में बहुत अच्छे एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं और वो अपने मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे उनसे कि आज की जनरेशन जो कंपटीशन वाला जो एक जमाना बैठा हुआ है, किस प्रकार से कॉम्पिटिट करें, फाइट कैसे करनी है, पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाएं, कैसे हम अपने आप को पेश करेंगे आगे जाके, और इंटरव्यू कैसे देंगे, किसी कंपनी में हो, सरकारी में हो, प्राइवेट में, जैसे भी हो, उनसे हम जानेंगे बारीकी से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने द नारायण मंच पर सबसे पहले कृपाराम राणा जी का। सर नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप सब? सर बहुत बढ़िया, हम तो सब अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ बिल्कुल सर, स्वस्थ है। इनका परिचय मैं लूंगा, ये थोड़ी देर में अपना परिचय खुद देंगे किस विभाग में है, और वन बाय वन हम इनसे जानेंगे इनके जो भविष्य की जो प्लानिंग है और कैसे ये आपको गाइड कर सकते हैं। माता पिता ध्यान दें, अपने बच्चों को आज जरूर अपने पास बैठाएं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके काम के लिए आपका भविष्य तय करने वाला है। दूसरे जो मेरे साथ जुड़े हैं पैनलिस्ट वो है डॉक्टर नुपाराम चौहान जी। डॉक्टर साहब आपका भी नमस्कार। सभी को मेरे राम राम। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सबको मेरे राम राम। और सब ठीक ठाक हो? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। अच्छा, एला में कोई हिंदी में ज्यादा बोल दे, जोन सर एला में कम बोल दे ना। जोन सर का प्रयोग आज इसलिए हम कम करेंगे क्योंकि आज जो पीढ़ी हमसे रूबरू होने वाली है उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि जोन सर को नहीं समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका, हमारी जो आज के जो काउंसलिंग होने वाली है, आज के जो शो का जो लाभ है वो उन तक जरूर पहुंचे। इसमें कोई भी बच्चा निराश ना हो, सवाल हो जरूर पूछें। माता पिता से विशेष अनुरोध है, जो भी जुड़ रहे हैं माता पिता जो जुड़े हमसे, अपने बच्चों को पास बैठाएं आज, क्योंकि उनके काम की चीज है, उनके भविष्य को तय करने वाला ये शो है। सर राणा जी, सबसे पहले सर अपना परिचय दें छोटा सा, आप कौन से गांव से और कौन से विभाग में कार्य करते हैं, प्लीज। नमस्कार सभी को, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, और आपको बहुत सारी बधाई। बेसिकली आपने जो इनिशिएटिव शुरू किया है ये बेसिकली ठीक है, अच्छा है, स्टार्टिंग है, भी बहुत आगे जाओगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेके मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ सर कि भाई जो लोग नहीं जानते होंगे, ऑब्वियसली नहीं जानते होंगे, हम अपने कोई बड़ी हस्ती तो है नहीं, मोटा मोटा लोग आसपास के फ्रेंड्स होंगे जानते होंगे। बेसिकली मैं बंजरा का रहने वाला हूँ
और मेरे माता पिता जैसे सभी के हमारे यहाँ मोस्टली के किसान रहते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप भी किसान ही थे। और मेरी स्कूलिंग जो है 10+2 तक कालसी एरिया में हुई है, जिसमें कि प्राइमरी हरिपुर में हुई है, 5th क्लास तक प्राइमरी स्कूल था। और उसके बाद जो है अप टू 10+2 कालसी जीआईसी कालसी थे। बस जीआईसी कालसी से अब आप लोगों को तो आप जानते ही होंगे कि भाई ये जो जमुना पुल है, इसके उधर के जितने भी विद्यालय है 10+2 तक के आई एम टॉकिंग अबाउट, कि भाई उसकी हालत कैसी थी, आज कैसी है, तो उस समय भी कैसी रही होगी। तो जब हम वहां से निकले तो हमें पता था कि हम भैया कितने पानी में हैं, क्योंकि आदमी सबसे बड़ा जो जानकार होता है वो अपना होता है, अपने से ज्यादा आदमी किसी को नहीं जानता। तो बस वहां से 10+2 किया। उसके बाद थोड़ा सा रास्ता इसलिए मिल गया कि जो मेरे बड़े भाई है भगत सिंह राणा जी, वो मुझे अपने साथ लेके गए मेरठ। वो मेरठ में यही थे, तो उन्होंने डिप्लोमा किया था उस समय, और उन्होंने सारी मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी है बीटेक एमटेक, जितना संघर्ष जितना खर्चा कुछ सारा उठाया, जो कि हमारे जौनसार के एरिया के लिए जितना भी एक मतलब एक एग्जाम्पल सेट होता है। क्योंकि भाई माँ बाप खर्चा दे रहे हैं आपको, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, थोड़ा फर्क है, बट भाई आपका खर्चा उठा रहा है, भाई आपको पढ़ा रहा है, उसमें बहुत फर्क है। तो वही बस वो भाई जी ने फिर मेरा बीटेक मैंने जो है 2003 में शुरू किया था यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। 2007 में मैं बीटेक पास आउट हो गया। तो उसके बाद 2007 में जब पास आउट हुए तो अब क्या करें, बीटेक तो चलो कर लिया। हम हमारे यहाँ तो लोग उस समय बोलते थे कि जी किनेले एमएनआर ले कोरे, क्योंकि बीटेक का मतलब था कि एमएनआर। अब बीटेक कर लिया, क्या करें, कोई खास उतनी गाइडेंस भी नहीं थी। तो स्लोली सोचा यार चलो ठीक है, नौकरी तो अभी है नहीं, उतनी तैयारी भी नहीं है, जैसे बीटेक के बाद बाकी लोग होते हैं वैसा ही मैं भी था। तो चलो भाई चलो गेट का एग्जाम देते हैं। गेट निकाल दिया, गेट के बाद काउंसलिंग में चले गए, एमटेक में एडमिशन हो गया। एमटेक में एडमिशन हुआ, फिर मेरे को एनआईटी इलाहाबाद मिला। एनआईटी इलाहाबाद में 2010 के बाद मैंने जो अपना एमटेक कंप्लीट किया। वह मासूम महाराज जी का आशीर्वाद या मम्मी पापा की दुआएं आशीर्वाद से जो है ये हुआ कि भाई एमटेक करते करते ही मेरा जो है इंडियन नेवी में डीजी की डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में इंस्पेक्टर के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस समय मैंने खाली ऐसे हाथ जोड़े, मन का जो तनख्वाह हो कैसी हो वट एवर इट इज, वही है कि चलो इज्जत तो बची, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो था नहीं। तो चलो चले गए जी कलकत्ता मुझे जो है ज्वाइनिंग मिल गई। 2 साल रहा मैं वहां पे सर। थोड़ा जब जॉब में गए और एक दूसरे को देखा इधर उधर, हाँ जी ये भाई हाथ पांव मार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हाथ पांव मार के फिर मैं जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पब्लिक सेक्टर है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मैंने 2 साल बाद जो है 2011 अक्टूबर में वहां पे ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ऑफिसर की बहुत स्टार्टिंग रेंज होती है। तो 5 साल फिर मैं वहां पे रहा, शिप प्रोडक्शन में काम किया। मैंने वहां पे ट्रेनिंग में भी काम किया, जो मैरीन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं उसमें मैंने काम किया। फिर सोचा कि यार अब तो कलकत्ता में रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी नवल का है सारा उधर ही है। तो फिर मैं 2016 में थोड़ा इधर उधर ट्राई किया था। एक यूपीएससी का एग्जाम था मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, एक वो दिया था, एक ये जिसमें मैं अभी हूँ एनपीसीसी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पब्लिक सेक्टर है। दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी वाले में भी इसमें भी। लेकिन यूपीएससी वाले में उसने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने उसने मेरे को वापस ज्वाइनिंग दे दी थी कलकत्ता। जैसे हमारे यहाँ होते ना सीटीआई है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग की वैकेंसी निकालता है यूपीएससी, और उसने मेरे को हावड़ा में वापस ज्वाइनिंग दे दी। हाँ, तो मन का यार हावड़ा तो नहीं जाऊंगा, कलकत्ता तो नहीं जाऊंगा। फिर मैंने जो है इधर ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को अब मैं वहां से आ गया रिजाइन करके डिफेंस पीएसयू ऑफिसर की वैकेंसी, और जब आया यहाँ पे इन्होंने दे दी मेरे को पोस्टिंग जम्मू कश्मीर। बोले भगवान, मन का एक अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर छोड़ के आया, कोई दिक्कत नहीं थी, शौक से छोड़ा था, और ज्वाइनिंग दे दी जम्मू कश्मीर। और 2016 में आप तो कर रहे हो यहाँ पे नारायणदा, आप तो रहे हो, आपके यहाँ कैसी कंडीशन थी। मैं चलो लेट्स सी, देखते हैं। बस तो अपना उठाया बोरिया बिस्तर, जम्मू आया, ज्वाइन किया, और उस 2016 से लेकर के दिसंबर 2016 से लेकर के आज तक मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अभी तक इधर उधर छेड़ा भी नहीं है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की है,
बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए हैं, टूरिज्म के प्रोजेक्ट किए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स किए हैं। तो ये तो है जी हमारा सफर, और आज यहाँ पे ये। राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना सफर का थोड़ा सा रूबरू करवाया हमारे को भी। अब मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपना परिचय देकर के आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे आप इस पद तक पहुंचे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। फिर हम कुछ और बातें करते हैं। आज के जो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, कृपाराम राणा जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नुपाराम चौहान जी जुड़े हुए हैं। एक प्राइवेट सेक्टर में है और एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है और इन्होंने अपनी जर्नी बहुत अच्छी शुरुआत की है। गरीब घर से निकले हुए हैं, दोनों किसान परिवार से निकले हुए हैं और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे उसके बारे में जानेंगे। जो बच्चे असमंजस में हैं वो इस शो को जरूर देखें। माता पिता अपने बच्चों को पकड़ के बैठाएं आज अपने पास और उनको बोले कि इनसे सुने, कहीं पे कोई उनको डाउट है कि यार हम वो कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास वो डिग्री है, हमें क्या करना चाहिए, इससे संबंधित कोई भी सवाल होगा फ्यूचर से रिलेटेड आप जरूर पूछें। प्लीज डॉक्टर साहब, समय सर आपका है। धन्यवाद नारायण सर। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और हम जैसों को एक मौका मिला है अपने आप को परिचय करने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ कि अब मुझे मौका मिल रहा है। आपने इतना रिकॉग्नाइज़ किया है कि हाँ कौन कौन चीज़ें कैसे हो सकती है। और मेरा स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने स्टार्ट की अपना मतलब जो स्कूलिंग वगैरह है वो कोटी कॉलोनी स्कूल से की थी, मतलब जो 9वीं से लेके और 12वीं तक की। उससे पहले रुपो स्कूल होता था वहाँ गांव के बगल में, वो एक पाठशाला पहले से होती थी। रुपो जब गांव जल गया था फिर वो प्राइवेट स्कूल सेटअप हो गया था, तो वो सब जर्नी स्टार्टिंग वहाँ पर हुई थी। उसके बाद जब हम इंटर करने के बाद निकले थे तो अपने आप में ये नहीं पता था मुझे करना क्या, मेरा कोई मकसद नहीं था, बस पढ़ रहे थे केवल। लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम जब आगे निकले तो वो है ना कि घर ना कोई गाइडेंस ना कुछ पता, बस ये कि पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, बस बीएससी करनी है, ये करना है, जो कुछ करना है उसके लिए आगे बढ़ना था केवल। मैं भी आज वहाँ देहरादून चला गया और इत्तेफाक से मेरा जो है एडमिशन बीएससी डीबीएस कॉलेज में हो गया था। हमने बीएससी फर्स्ट एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन थोड़ा सा मेरा ये था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाने, वहीं से बच्चों से बात करने पे वहाँ पे लगा कि नहीं, टेक्निकल फील्ड भी कुछ होती है चीज़। उससे पहले सुना ही था कि इंजीनियरिंग कुछ होती है, लेकिन वो केवल सपने थे। फिर जब वहाँ पे बच्चों से बात की तो मैंने देखा कि नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड भी होती है। तो थोड़ा सा हमने उसकी तरफ जब अपना झुकाव किया तो उसमें मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर, जब हमने डीबीएस में जब पढ़ाई कर रहे थे फर्स्ट ईयर में ही, तो केमिस्ट्री और मैथ या तो फिर हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि कोटी में कोई ना टीचर था पढ़ाने वाला, ना हमने कभी कोचिंग सुनी थी, कोचिंग भी नहीं कभी की थी, ना सुनते थे कोचिंग क्या होती है। बस ये कि पढ़ रहे अपने गाइडों से पढ़ो, पढ़ते रहो केवल। और इत्तेफाक था कि भाई पढ़ने के बाद इत्तेफाक ये होता है, जब मैंने पहली बार इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था, बीटेक का जो कहते हैं एमएनआर का एग्ज़ाम दिया था, मेरी मेरिट अच्छी आ गई थी। उसमें एड्रेस घर का डाला हुआ था, वो लेटर घर पे जब पापा को मिला होगा तो उनको अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं थी, उन्होंने गांव में दिखाया कि कोई बच्चे का पेपर वो आ रखा है, लेटर पता नहीं क्या लिखा उसमें। जब उसमें लिखा हुआ था काउंसलिंग की डेट, कि आपको उस डेट में काउंसलिंग के लिए इलाहाबाद पहुंचना है। तो एक दिन वही देहरादून लेके आ गए मेरे पास कि ये आपका ये आ रखा है। मैंने देखा उसमें, उनका कुछ है तो ये सही है। मैंने देखा कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तो पापा से कहा कि मुझे वहाँ जाना है फिर इलाहाबाद। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा व्यवस्था नहीं, अगली बार निकाल लेना, दोबारा फिर से देना। फिर एक संशय फिर डेवलप हो गया कि चलो फिर देखा जाएगा। तो फिर पापा से कही थोड़ा अगर व्यवस्था हो जाए तो इलाहाबाद पहुँचने का खर्चा मिल जाए तो बहुत है, पहुँच जाएगा। यही तो आप खैर जो भी है, पापा ने किस तरह से उसको व्यवस्था पूरी की और जिस दिन जाना था उसी दिन मतलब उनको देहरादून पहुँच भी गए। और मुझे फर्स्ट टाइम अपने आप निकलना था देहरादून से ट्रेन में इलाहाबाद के लिए अकेले। मैंने भी कहा ठीक है, बैग उठाया चल दिए स्लीपर कुछ नहीं, जनरल डिब्बे में बैठ गए, निकलने से इलाहाबाद पहुंच गए। ये पता नहीं जाना कहाँ है, सीधा पहुंच गए इलाहाबाद, क्या जाना है, बस पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ ये नहीं पता था कि उतरना कहाँ है और कहाँ है एमएनआर वगैरह, कहाँ है एमएनआईटी वगैरह है, कुछ नहीं पता था। इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त थे वहाँ के कुआनू के, खुशीराम, जो कि वो थोड़े मेरे सीनियर थे। इत्तेफाक से मुझे इलाहाबाद वही मिल गए थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो कुछ कोई तो है मेरे साथ जो कम से वहाँ मुझे पहुँचा सकता है। खैर उसके बाद वहाँ पहुँच गए
काउंसलिंग का फिर ये नहीं पता था मुझे लेना क्या है, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी, मुझे कुछ नहीं पता था। बस वहाँ पहुँच गया था क्योंकि मेरी मेरिट थोड़ी अच्छी आ गई थी, तो मतलब ये था कि चलो ठीक है, मिलना तो है ही श्योर था। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ जब काउंसलिंग शुरू हुई तो नाम जैसे बुलाया जाता, तो जिस समय मेरी प्रियोरिटी पे जब मैं काउंसलिंग 1 बाय 1 हुई थी, तो वहाँ उस समय ऑनलाइन नहीं होती थी, उस समय तो 1 बाय 1 होती थी। मतलब मेरे सामने एनआईटी सारी खाली पड़े हुए थे। मुझे ही नहीं पता था एनआईटी का मतलब क्या होता है। मुझे पता था कि नहीं, मुझे अपने घर के करीब कोई ना कोई स्कूल ढूंढना है गवर्नमेंट, जो मैं अपने आ जा सकूँ आराम से। तो मैंने सबसे पहले पंत नगर की इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्ट किया था, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी उस सीट में कि जो पहले मेरे से पहले जो मैरिट वाला बच्चा था उसने ऑप्ट कर रखी थी, उसके डॉक्यूमेंट उस समय कुछ क्रैश हो गया था डॉक्यूमेंट में, तो उसको अलॉट हो तो गई थी, लेकिन उसने वो छोड़ दी। वो अलॉटमेंट करने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैंने आपको तो दे दी लेकिन वो पहले से अलॉटेड हो चुकी है। तो उसने दोबारा रिकॉल करके मुझे बताया कि बेटा ये नहीं हो सकता है, आप कोई और ब्रांच ले लो। मुझे कुछ पता ही नहीं कौन सी और ब्रांच हुआ। उन्होंने कहा कि कैनेडी सुल्तानपुर चले जाओ, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मुझे नहीं, इतने दूर मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस केवल वहीं चाहिए उत्तराखंड में कोई कॉलेज मुझे घर से आने जाने दिक्कत ना हो कुछ भी। जब उस समय जो एनआईटी अच्छे एनआईटी पूरे खाली पड़े थे, उसमें कोई भी मैं ले सकता, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी होती कि एनआईटी मतलब ठीक है, मुझे घर के नज़दीक चाहिए जो मिल जाए। एनी हाउ मैंने जो है फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा मेरा नौकरी का सवाल है, बस मैं तुम्हें कैनेडी सुल्तानपुर का कंप्यूटर साइंस दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है दे दो। तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट में फाइनली हो गया वहाँ पे, फिर वापस आ गए। उसके ये नहीं पता था कि कंप्यूटर होता क्या है। मतलब पहले मुझे ये पता नहीं, उसमें क्योंकि 2002 का मेरा पास आउट बीटेक है, तो 98 में मुझे एडमिशन मिल गया था। उस समय कंप्यूटर समझ लो कि सबसे लेटेस्ट आया ही था जो मतलब इंडिया में, तो थोड़ा सी जानकारी भी नहीं थी, थोड़ा सा एक नयापन था। लेकिन वहाँ से शुरू की अपनी जर्नी, और जैसे भी है इस तरह से जो से कहता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, स्कॉलरशिप मिलती थी। उस स्कॉलरशिप में समझ लो कि मेरा मेरा पूरा बीटेक पूरा करवा दिया। अगर स्कॉलरशिप ना होती और गवर्नमेंट इतना सपोर्ट ना करती तो नहीं हो सकता था पूरा। एनी हाउ उस स्कॉलरशिप की वजह से कुछ पेरेंट्स वगैरह ने भी बहुत मदद की उस समय। बहुत ही मतलब उधार पैसे लेके किस तरह से भेजते थे कि चलो ठीक है पढ़ाई पूरी हो जाए। एनी हाउ जब बीटेक पूरा कर दिया तो उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, तो काफ़ी स्लम्प हो गया था मार्केट में पूरा। कंप्यूटर साइंस में काफ़ी डिमांड हुई नहीं कहीं पे भी। तो ये पापा ने मुझे एक वर्ड दिया था कि खाली बैठने से अच्छा होता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू करोगे तो तुम्हारा जो है आगे अपने आप चलता रहता है। और पापा की वही स्टेटमेंट मेरे लिए एक समझ लो कि टर्निंग पॉइंट हो गया। मैंने एक छोटी सी स्टार्टिंग की, तो उस समय पॉलिटेक्निक में टीचिंग से शुरू की थी मैंने उस समय, और वो बेसिक लाइन मेरी 8000 शुरू हुई थी। और उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो उसमें काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, नया चीज़ें भी सीखने को मिली। और उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि जैसे ना कि रिकॉग्निशन मिल जाता है अपने आप ही, कि अगर मुझे पहचाना जाए तो मेरा अपना एक सेल्फ एक स्टेटस होता है। जैसे मान लिया आप गूगल पे सर्च करोगे रूपाराम चौहान, वहाँ पे मेरा सब कुछ अपने आप अवेलेबल हो जाता है कि मैं क्या हूँ, किस फील्ड में हूँ, क्या मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा अपने आप स्टेटस सिंबल है जो अपने आप खुद बोलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे अपना परिचय ना देना पड़े कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप बता देता है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे आता है। और उसके बाद ये है कि बच्चों को जो मेरा लगाव स्टार्टिंग से रहा है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो मैंने बीटेक जिनको शिक्षा दी है, वो समझ लो आज इस समय 50% अब्रॉड है। जो मैं जिनको हमने मतलब गाइड किया है, जिनको काउंसलिंग करके मतलब कुछ आगे शिक्षा दी है, वो उस समय 50% बच्चे समझ अब्रॉड है। और अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, कभी नए शहर में जाता हूँ, कोई ना कोई एक स्टूडेंट मुझे वहाँ पे मिलता है और इतना रिस्पेक्ट करता है, बहुत आनंद आता है कि वो अपना पीछे पड़ जाता है, सर आप यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या हेल्प चाहिए आपको। वो जो खुशी मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब उससे मतलब लगता है कि नहीं मैंने कुछ किया है इन बच्चों के लिए जो आज मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आज भी अच्छी लगती है कि एज ए शिक्षक होने के नाते, और उन बच्चों ने हमने क्या दिया है जो आज ही मेरा रिकॉर्ड करते हैं कि मतलब मान लिया 10 साल पहले बच्चा मुझसे पास आउट होकर निकल गया, लेकिन जब आज मिलता है मेरे से तो ऐसा लगता है कि आज ही वो दिन वापस फिर रिकॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन है कि सबसे पहले अपने उद्देश्य को कि मुझे करना क्या है, ये सबसे पहले सेलेक्ट करो।
अगर आप ये सिलेक्ट करो मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तभी आगे बढ़ो। अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, मुझे करना क्या है, फिर ज़िंदगी में कुछ मतलब नहीं है रहने का। तो पहले हमें डिसाइड करना चाहिए मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको पता है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो वो आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर आपको लगता है मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे, उसके सारे बेस तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके उस फील्ड को अचीव कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, तो आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप बीच में चल के भटक जाओगे। तो सबसे पहले उन सभी व्यूअर्स से या सभी जनरेशन से या नई जनरेशन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना उद्देश्य डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है फ्यूचर के लिए। अगर वो उद्देश्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहले पहले अपना उद्देश्य डिसाइड करो। और कभी कभी क्या होता है कि गलत निर्णय हो जाता है, उस गलत निर्णय हो जाने की वजह से फ्यूचर खराब हो जाता है। तो वो गलत निर्णय होने से पहले हमें सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है कि दूसरों से पूछें, जो जानकार है उस फील्ड में उनसे पूछते हैं। कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, पूछना चाहिए और उससे जितनी जानकारी है उसकी हासिल करनी चाहिए। जब वो जानकारी मिल जाएगी उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा परिचय था। आगे सब जो भी आप कहेंगे वैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत सही। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल लूंगा ना सभी से। दर्शकों से मेरा विशेष अनुरोध आज ये रहेगा, हम आज हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं, हिंदी बोली को, भाषा को। इसका मकसद हमारा ये है मेरा कि आज जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से हिंदी भाषी बहुत सारे हो सकते हैं और उनको भी इसका लाभ मिले जो मेरे पैनल पे जुड़े हुए हैं और इन्होंने किस तरह से ये सफलता हासिल की है। हमें हिंदी विलासों को, हमें अंग्रेजी जानशों को, हमें अपनी भाषा विलासों को जो भाषा मुझे बोलना हो ना तो उसी भाषा में बोलिए। हमें हिंदी विलासों को, अंग्रेजी विलासों को, हमें अपनी भाषा विलासों को। तो जो तेरे गांव का तेरे गांव का जो अर्जुन हो तिने कमेंट करे हमारा वाणजा बोलना कि पहाड़ी मुझे बात लानो तो आछो तो वाणजा पहाड़ी मुझे तो बात हम पुणी लादो आम तो से सब जानो पर मुके ऐसो लागो ना कि एला का जो काउंसलिंग हो से जो सबू छे लाभप्रद जो हमारे जो गोडवाड़े भी हो स्टूडेंट है हिमाचल वाले मुके पहुंचानो और देशों में दूनी दे भरे प्रदेशों में हम मेरा यार शो देखो लोग बाग और ठोरम भी हो क्या रे आपने बोली मुझे कोला बोला हिंदी मुझे तो मेरे एला की जो कोशिश है जो कि हिंदी में हम ज्यादा वार्तालाप करेंगे क्योंकि ज्यादा कम बोला में ना हिंदी में तो से चल जान दो पर इन दोनों का हिंदी में बोलना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो पॉइंट है वो सबके पास पहुंचने चाहिए। मैं इसलिए कहूंगा राणा सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर प्राइवेट सेक्टर में भविष्य कितना सुरक्षित है। अगर हम बात की आज की डेट में जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें आप क्या कहेंगे उसमें क्योंकि आपका उसका एक अनुभव आपका बढ़िया है उसमें। देखो सर कुछ लोग जैसे मान चलते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी सरकारी जॉब एक तो अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए पहले से ही जो कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं है और ये बंदे खुद भी जानते हैं जो तैयारी करते हैं वो जबरदस्ती वाली बात है कि ना जी सरकारी चाहिए। जितना हाइक जितनी रॉयल लाइफ प्राइवेट सेक्टर्स में है उतनी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बिल्कुल। हाइक भी लाइफ स्टाइल भी और आपको सीखने के लिए जितना ज्यादा वहां मिलेगा ना उतना यहां नहीं मिलेगा, ये तो फैक्ट है। तो आप कोई भी अगर किसी के मन में डाउट है कि भाई प्राइवेट जॉब में दिक्कत है सिक्योरिटी नहीं है, देखो सिक्योरिटी क्यों नहीं है। सपोज आप किसी अगर सिक्योर मतलब सपोज आप किसी एक सेक्टर में हो किसी फील्ड में हो आपकी एक्सपर्टीज है, मान लिया वो कंपनी कल बंद हो गई खत्म हो गई होगी नहीं मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भाई खत्म हो गई। उसने जो आपको सिखाया है जो आपको एक्सपीरियंस दिया है उसकी डिमांड है मार्केट में। आपको सिमिलर फील्ड के दे विल सर्च यू, वो आपको ढूंढेंगे कहां भाई कहां है लाओ आ जाओ हमारे साथ काम करो। और जितना आपको पुरानी कंपनी में मिल रहा होगा उसमें कम से कम जो है 20% 30% का हाइक ही देगा। गवर्नमेंट में थोड़ा सा है कि भाई यहाँ टाइम बेस्ड प्रमोशन है वैकेंसी बेस्ड है, ठीक है बहुत अच्छी है गवर्नमेंट भी ऐसी बात नहीं है, बट ये कि प्राइवेट खराब नहीं है। नहीं गवर्नमेंट में एक्चुअल में क्या है आजकल दादा जो लोगों का जो परसेप्शन था ना कि गवर्नमेंट में आजकल मतलब सोने का था, नहीं ऐसा नहीं। और खासकर देखो पब्लिक सेक्टर जैसे जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, एक तो होता है देखो स्टेट गवर्नमेंट हो गया वो भी प्योर सरकारी है,
एक हो गया प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी प्योर सरकारी है, एक हो गया पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो सर ऐसा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी है, प्रोसीजर फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के, आउटपुट देना है प्राइवेट की तरह। तो इसलिए वो सोने वाला तो टाइम नहीं रहा अब, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में। तो इसलिए प्राइवेट को लेके कोई किसी का डाउट नहीं है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना सर, सभी लोग कहते हैं कि यार सरकारी नौकरी नहीं रही, सरकारी नौकरी नहीं रही। सरकारी नौकरी का मेरा जो मैं अनुभव बता रहा हूं आपका, सरकारी नौकरी का ना होना सबसे बड़ा कारण है सरकारी कर्मचारी। इन्होंने जो गर्त की है सरकारी विभागों की शुरुआती दौर में, इन्होंने काम करके नहीं दिया। उसका नतीजा ये रहा कि जो कोई विभाग है वो घाटे में चले गए, और जब घाटे में गए तो सरकार तो हमेशा वो रहेगी नहीं जो घाटे को झेलेगी, कोई ना कोई तो ऐसी भी सरकार आएगी। और उसी के पैरेलल अगर कोई प्राइवेट कंपनी खड़ी हो जाती है तो फिर वो क्या करेगी, वो तो फिर वही करेगी कि भाई हायर करेगी कहीं ना कहीं से। अब जैसे सपोज दैट शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग अगर ऐसा करेंगे कि हम टीचर पढ़ाएंगे नहीं और बगल में जो प्राइवेट स्कूल खोल देगा कोई, उसमें सस्ता सा जो है टीचर रख देगा कोई मालिक अपना स्कूल खोल के, वो तो उससे काम लेगा तो फिर वो रिजल्ट देगा। सरकारी विभाग में ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई इससे हमें काम लेना कैसे है। जहां तक मेरा तजुर्बा, मैं दादा इस पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूं, आई मे बी रॉन्ग। जी। देखो, जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट टीचर की है और जो नॉलेज उनको है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग सभी एक चीज दिमाग में सोचिए कि कोई भी टीचर, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड हायर स्टडीज कॉलेजेस, मैं खाली बात कर रहा हूं स्कूल की। कोई भी प्राइवेट स्कूल में टीचर क्यों है, अगर आप अपने दिल से पूछो, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिली। मोस्टली 95%, 5% वो होंगे जिनका की पैशन है भाई मेरे को प्राइवेट में ही करना है, मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, मैं रिजल्ट देना है। तो क्वालिफिकेशन, टैलेंट, नॉलेज गवर्नमेंट टीचर के बराबर उनके पास नहीं है। अब बताओ फर्क कहां है? अब फर्क कहां है? फर्क है दादा फैमिली के अवेयरनेस में। जिसने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है, वो शाम को उनके पेरेंट्स पूछेंगे भैया दिखाओ जरा क्या कर रहा है, क्या स्कूल में हुआ, क्या पढ़ाया, होमवर्क किया नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्यूशन या होम ट्यूटर हो गए या चलो कोचिंग सेंटर हो गए। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका दिमाग हो सकता है बहुत अच्छा हो। देखो दिमाग भी भाई साहब दो टाइप के होते हैं, एक होता है गॉड गिफ्ट, उसके सामने कोई नहीं चल सकता। जो गॉड गिफ्ट, वो जो ब्रेन है उसके सामने कोई नहीं चल सकता है, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट है। एक होता है कि हाँ जी मेहनत से घिस घिस के अपने आप को तैयार किया गया, वो है दूसरा दिमाग। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है कि 10th 11th तक जो है उनको कोई ये नहीं पूछने वाला कि भैया क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। अब जैसे हम ही हैं, हम जाते थे कालसी जीआईसी में गए, स्कूल से आए, और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि सुबह जो है जब स्कूल जाता था तो दूध का कोटिया गो था साथी, और ये पूरा दूध तो होता दे सबू के दार के क्योंकि आधा किलो रखो कि 1 किलो, तो ऐसा कोटिया माजे माने कर दूं था 2 रेको के दुकानाच ओटलाच और तेकी जाओ तो स्कूल तो उन्हें पहुंची सा दूध का कोटिया बिचूंगा बेको सावा बिगाड़ो पहुंची और तय तो बेको को फेर लेगो उबो तो दार के आकर रेट पूछो तेले दूध सावा का ढूंढो बेको लेट लागे व्यक्ति को लेगो दूध उबो। तो ऐसा ना पूछो कि भाई कालो पड़ा है का पड़ो, तो थोड़ा यही फर्क है। तो मतलब बेसिकली बच्चे का जितनी भी ग्रोइंग है पेरेंट्स पे डिपेंड है डेफिनेटली। अपनी मेहनत तो है ही है, बच्चा तो मेहनत करेगा ही करेगा। तो ये फर्क है थोड़ा सा गवर्नमेंट और उसमें, जो मैंने आपको थोड़ा सा करेक्ट किया है, आई मे बी रॉन्ग। बहुत नहीं यही सही है। बल्कि मेरा दार के झगड़ा ऐसी योगेट के साथ ना कि यार अजय हम अपना बेटा पढ़ा मैं ना सरकारी पुणा तो मुंह देखिए कर दे ओके बेच दे और बिटकुड़ी ना मानो ठीक है बॉस वहां पे। खैर जो भी सबके दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है, फिर भी इस सेशन को विशेष करके शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी बच्चे को बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। और किसी बच्चे का कोई करियर से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो जरूर अपना सवाल डाल दें, मैं उसका कमेंट जरूर लूंगा।
सभी के कमेंट में इसलिए भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर मैं कमेंट लूंगा तो शायद हमारा समय बर्बाद होगा। आज जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इनका महत्वपूर्ण समय है और इन्होंने समय दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी की भी कोई ऐसी कोई सरकारी एक क्वेश्चन, हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादातर सरकारी नौकरी को ज्यादा प्राथमिकता देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट में भी खराब नहीं है और आजकल गांव में अच्छा खासा बिजनेस चलता है, बागवानी और भी बहुत कुछ। तो लड़कियां गांव के शादी करने पर मना करती है, उनकी सोच कब बदलेगी? ये लवी शर्मा जी लिख रहे हैं, उनकी सोच कब बदलेगी? ये तो भाई लड़कियों से ही पूछना पड़ेगा, सोच कब बदलेगी। और कह रहे हैं कि सरकारी को प्राथमिकता देती है। डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न होगा छोटा सा ना, चलो, टेक्निकल हैंड होना क्या जरूरी है आज की डेट में? क्योंकि उसी में इनका जवाब रखा होगा क्या? जैसे 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 बोला टेक्निकल हैंड होना ना, तो टेक्निकल हैंड अपने आप को ना मतलब एक चीज जिस तरह बोला टेक्निकल वो अलग विदेश से यहाँ दोगे अब हमारे साथ जुड़ दो होगी। हाँ? टेक्निकल होने का मतलब होता है कि स्किल, इसका मतलब होता है कि आपकी विशेषता होने उसमें। जैसे मान लो घास काट दे जाओ उसमें जीसा ना, तो पूरी तो लाओ लागे सुले ठीक है, तो लगता है 1 घंटा एक ही बार बालना फाटे और पूरे लिए 20 मिनट में काटे एक बार होता है तो दारगाह पहुंचे। वो टेक्निकल से ना टेक्निकल जो 1 घंटा लामा तो ले एक बार गुणों को सिर्फ टेक्निकल हो ना, तब से मान लिया हमारे खेत गुणों छानो की खेत में छानो, तो खेत में छाने में लाग रहा बोंदे खांदे तो सिर्फ टेक्निकल है ना। टेक्निकल से वो जहाँ के नए बिजनेस ले ना, जैसे बिजनेस में टमाटर लाने हैं, ठीक है, तो टमाटर लाने, टमाटर में का चीज हमें डालनी जो मेरे पैदावार दूने से चौगुने जाले है से जो टेक्निकल, तो टेक्निकल सीख ले तब नहीं पढ़ने आगे, मतलब तब नहीं डेवलपमेंट होता है। एला टमाटर से शॉर्ट कभी आती लाइट नहीं आती, हम उसे दिए ला बहुत पढ़ना है। एला लालकोटी तो सारी सुविधा है, क्यों लाइट हो 24 घंटे लाइट हो। हम मेरा लोग कोई जो बिजली खंबी तार होता बोलते पढ़ तो लगे ले ते कोटिया लाइट आते हो पहले कमरे तो ते पढ़ देता तो खंबी तार ले एला तो घर के लाइट होची नहीं तो लालकोट से पढ़ ना आती, ठीक है। तो टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विकास करना ना अपने खुद का भी ना, तो बिना टेक्निकल के विकास हो ना खुद का भी। टेक्निकल तो स्किल, इसको तो ज्ञान होना, आप ज्ञान होना। जब तो तुमके ज्ञान होला से आपको तो आप अपने प्रोग्राम खुद अच्छे परफॉर्म करे, तो वो टेक्निकल होता है। ये नहीं होता है कि हम बाहर जामे सीखता मैं कोई इंजीनियरिंग सीखने तो जो टेक्निकल है ना, टेक्निकल हर चीज टेक्निकल है। जो तू सबसे अचल कर ला सब टेक्निकल है, ठीक है। तो तेरे जीवन यापन सब बढ़िया है, तो अपने घर बार सब बढ़िया चले। और जो अपने सजा पुराना घर रख ले पड़ा से उनसे टेक्निकल हो ना। संसाधन कितने महत्वपूर्ण है? संसाधन देखो, संसाधन होना बहुत जरूरी भी होता है। संसाधन नहीं होगा तो आप सब चीजें नहीं कर सकते। जैसे हम बोलोगे हम इंटरनेट लगवा है, ठीक है, संसाधन सबसे बड़ा गूगल माना जाए, पूरा ज्ञान का भंडार है, ठीक है। तो तू यूज करना और सीखना के वजह से कलम आता है, तो बिगड़े भी शौक सुधरे भी शौक, इतना कि सुधरो नहीं गया तो बिगड़े भी शौक, तो हर बात डालिए दोगी तो से आप जानो कि मैं तो कागार न जोड़े कि प्यासा जब समझ कुंडे जाला तो जोड़े प्यास चुड़ने से आपने आने बढ़ता पाए तो तस्ते लेवलो पछि अब से गोड़ा लेके से गोड़ा शौक लेके बढ़ गई तो तू दूसरा ज्ञान अपने दिमाग में बढ़ शौक तुझा शौक न सीखे, गलत भी शौक सही भी शौक, પછી गलत सीखला तो गलत शौक जाए पूरा का पूरा, और सही सीखला तो संसाधन जवाहर लाम तभी सीख सको। जैसे मान लिया हमें बोले हमें लगभग के लिए ऐसे बोले कि काउंसलिंग ले करा दिनों के जे संसाधन न ले तो मेरे पास सुन सको तो जिनके अपने अपने ठीक है। तो संसाधन होना बहुत जरूरी होता है आज के युग में, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, हर चीज में कंपटीशन आ रहा है। खेती अपने कंपटीशन लगा हुआ है, ठीक है। तो जब पता है कंपटीशन लगा हुआ है तो अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए हमें संसाधन भी चाहिए होंगे जो ताकि हम उसको फुलफिल कर सके। अला जो कि अंग्रेजी माध्यम ला बाणे, ठीक, हिंदी माध्यम ला बाणे, हर चीज माध्यम ला बाणे, और हम सिखा लिया पुणे तो हमें आगे क्वेश्चन बढ़ न रहे, हमें आगे क्वेश्चन बढ़ हमारे संसाधन न ले। तो तू भी आस्ते समय बोलो कि हमारे लाल पढ़ ले अंग्रेजी पुणे पढ़ ले तो आशोड़े भाई दे कई भाई दे, क्योंकि तो संसाधन अंग्रेजी सिखा ले उससे अलग से और चीज सीखा होना चाहिए, डेवलपमेंट कर सकूँ अच्छा से। और गवर्नमेंट स्कूल पुणे क्या कैसे मास्टर ना तो बोर्ड में कुर्सियाँ बांधे से इल ना आपने कुर्सियाँ बांधे ऐसे लागड़ी बोला तो हम पानी मुँह तो तू ले तू मुके उठाने मिले के बोटे करे, ठीक है। तो से आप फर्क होते मुझे और तोते मुझे, ठीक है। तो संसाधन बहुत जरूरी है
जिस तरह आगे बढ़ना जिंदगी में। बिल्कुल नहीं, हमने जिंदगी जी है डॉक्टर साहब की, जब संसाधनों की हमारे पास कमियां थी, और आपने तो उन संसाधनों की कमी को दूर करके वो पड़ाव था, और आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हो। तो आप कैसे कहते हो कि वो संसाधन होना जरूरी है? अगर संसाधन सबके पास नहीं है, ये है कि संसाधन है सभी के पास नहीं है, तो जिसके पास संसाधन है वो तो चलो फाइट कर लेगा, कम्पीट कर लेगा। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा बंदा, उसके लिए बताओ। नहीं, देखो देखो चौहान जी, थोड़ा सा मैं इसमें बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, जो आप जी जी जो संसाधन के लिए जब कह रहे हो ना कि भाई संसाधन अगर होंगे, अगर उसके पास फैसिलिटीज है, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। नहीं। संसाधन देखो, तीन चीजें होती है दादा। एक होती है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम, और एक होता है ऑप्टिमम। बिल्कुल ऑप्टिमम ऑप्टिमम मतलब हो गया कि भाई जितना से जितना में आपका काम चल जाए। अब जैसे आजकल मोबाइल की जो सर्विसेज है, मोबाइल में फैसिलिटीज है, एजुकेशन पर्पज से टोटल मोबाइल यूज आप नंबर ऑफ आवर्स देख लीजिए कि कितने आवर्स आप जो है एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं, सही बात है। तो ऑप्टिमम कितना आपको चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लास हो गई, छोटा मोटा कोई डाउनलोड करना है, या फिर कुछ डाउट है आपका, कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, तो ये संसाधन मेरे हिसाब से तो संसाधन उतना मैटर नहीं करता है, मिनिमम चाहिए। अब मैं मिनिमम ही नहीं बोलता हूं, इसलिए ऑप्टिमम बोलता हूं, मतलब आपकी जितने की जरूरत है उतने संसाधन होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं छोटा सा करेक्शन कर दूं। हमारे साथ एक मनु पवार जुड़े हैं, दुबई से जुड़े हैं अभी ये मनु पवार अच्छा। जी, और ये लिख रहे हैं कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, ये सोचने का नजरिया देती है, जिंदगी को समझने का तरीका सिखाती है। बिल्कुल, आपने पवार जी अपने बहुत से लिखा है, और उसी पे हमारा आज का जो शो है उसी पर आधारित है। पढ़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखें, मेरा खुद भी मानना यही है कि पढ़ाई सिर्फ कागज तक नहीं होती है, कागजों के बाहर जो हम सीखते हैं वो पढ़ाई होती है। जी देखो पवार जी, सर नहीं, मेरे संसाधन का मतलब ये होता है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हम संसाधन का यूज कर रहे हैं तो उससे और अच्छी ऊंचाई पा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर मान लिया आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। अगर आप संसाधन हो सकता है और आगे अचीव कर सकते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो उससे और अच्छी आप पा सकते हो। तो मेरा संसाधन का मतलब ये नहीं कि संसाधन यूज नहीं होने चाहिए, यूज करो, लेकिन सदुपयोग करो उसका, ना मिस यूज नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग करो, उसको सदुपयोग कर समझो। मेरा सवाल ये था कि अगर संसाधन नहीं है, हमारे पहाड़ों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बेचारे, बहुत सारे गरीब स्टूडेंट है कह लो, जिनके पास संसाधनों की कमी है। चलो जिनके पास तो है, जो शहरों में रह रहे हैं, पैसा है तो कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे किसान हैं, गांव में थे, आज भी बच्चे गांव में हैं, जिनका वहां पे रहना एक मजबूरी भी है, उनके पास संसाधनों की कमी भी है वहां पे। वो क्या करे? वो किस हिसाब से अपने को जो है इसमें स्ट्रांगली कॉम्पिट कर सकता है कि भाई मुझे उनके साथ कॉम्पिटिशन करना है, करना तो पड़ेगा अगर उनको खड़ा रहना है तो। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे तरफ के जो बच्चे हैं, मतलब जो ना जो गरीब घर के, मतलब सही में जो गरीब घर के बच्चे हैं, उसके दो कैटेगरी है। एक तो बच्चा है जो आगे बढ़ना चाहता है, एक वो बच्चा उसका उद्देश्य ही नहीं है कि बस को पढ़ रहा है। जैसे मान लिया कि इंटर करो, BA करना तो MA करना, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। मेरा कहना उन्हीं के लिए है कि भाई सबसे पहले अपना उद्देश्य तो बना लो, मुझे करना क्या है। जैसे मान लिया जो बड़े बड़े ऑफिसर के ललकोट ऐसे बोला कि भाई मैं नीट के एग्जाम करने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे जहाँ 10वीं के बाद जहाँ से नीट के एग्जाम तैयारी करता है तो फीस पता क्या है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए, और जो कोटा पे जहाँ से पढ़ना था, ठीक है, 2.5 लाख देने 1 साल के, तो 3 लाख 2 साल देगा, 2.5 लाख 5 लाख ऐसे ट्यूशन देगा कोचिंग के, ठीक है। और तो उसके बाद हो क्यों ना से फिर ना पता है हो क्यों ना हाँ बोला आप लोग ललकोट है, जैसे जैसे सोच चौदह नहीं से तो तू यार सिंपल अपना BA कर, ठीक, और अपने कंपटीशन तैयारी कर। तू SSC सको निकाले यार, तो 3 साल के बाद तू SSC का फाइट सको करे और तेरे गवर्नमेंट जॉब 100% सको लागे। पर आगे बढ़ने को जो सोचो थी, जैसे 5 लाख दे के दिला तेरे तो किसने फल डाल के पता ना 3-10 निकलो से एग्जाम निकली ना, पर जब तू अपने दार की दे तो गासु ना कि गागुई का साव खाए करे और साथ तू खाए करे, जब तू पढ़े विषय के दे तो तेरे 3 साल BA करके तब तो बात गवर्नमेंट जॉब से लागे 100%, और SSC CGL निकाल लेना तो जो सा नीट वाला करना 5 साल ट्रेनिंग करने करे तो भाई जैसे डॉक्टर तो तू कहीं जॉब से बाजे पड़ा।
तो से जो શું चित्र पड़ी ना कि जो से बोले हमें गरीब ठीक है इनके वास्ते तो गरीब तो से मतलब खानदान से मतलब ना घर गृहस्थी से और दिमाग से गरीब कोई ना हो ठीक है गरीब दिमाग तो अपना है जितना यूज करोगे ना उतना बढ़ता है दिमाग जितना उसको प्रैक्टिस में लाओ उतना ही बढ़ेगा तो गरीब दिमाग से नहीं होना चाहिए घर से गरीब तो सब होते हैं ठीक है लेकिन दिमाग से अगर गरीब हो गए तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में तो अपने दिमाग को ना इतना धनवान बना दो कि वो पीछे भागेगा पैसा पीछे भागता है आपके फिर आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है पैसा आपके पीछे भागता है तो अपने दिमाग को रिच बनाओ इतना अमीर बनाओ कि जितना इसको यूज कर पाओगे अभी जो बोला कि हमारी जो स्टार्टिंग एज हो 15 साल तक ठीक है 20 साल के बीच में स्टार्टिंग एज है उस समय अपने आप को अगर तपस्या कर सकता है अपने आप को मेहनत कर सकता है जो मैं बोलूँ कि बीए करने वाला भी 3 साल के ना 3 साल बीए करने के बाद भी एसएससी सीजीएल फाइट करके वो एज ए कमिश्नर ऑफिसर बन सकता है वो बोले मतलब इंस्पेक्टर ऑफ कमीशन ठीक है अगर उसको मिल जाता है तो भाई जो 3 साल नीट वाला करे वाला डॉक्टर बाज करना तो 3 से भाई साहब फिर काशों बाजे ठीक हो तो सिख कंपेशन करे तो डॉक्टर ना धरिएंदा और से वो तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है ठीक है तो मेरा उन बच्चों के लिए कि भाई बोला कि हम गरीब हो गरीब कोई ना दिमाग से गरीब कोई नहीं होता है भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है उसको यूज करो उसको सदुपयोग करो अगर सदुपयोग कर लोगे तो जिंदगी में तुम्हारे लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है बहुत सही और हाँ बच्चों को मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं इन्होंने करके दिखाया है आपको मैं परिचय दे दूं हमारे खोतिंदे भी कोटा गांव सब एडवांस गांव हमारे खोतिंदो कोटे कुटवाड़ भी कुटवाड़ ना अमर खोते कोदी मजदूर ना बैठता सड़का पुंडा मुंशे बैठता तो कीदा आम बैठते मजदूर आमरा कोरे मजदूर है ना जो ओके गांव के हो तुचो एडवांस गांव कोटे और डॉक्टर साहब तीनों तोसी गांव दा सब सीधा साधा था सब सीधा मैं इनका जूनियर रहा हूँ जिस स्कूल में पढ़े थे जीआईसी कोटी में मैं इनका बहुत जूनियर रहा हूँ उस समय मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ सब सीधा होता है और दूसरे रिश्ता मेरा इनसे ये है कि जो इसके जेते से हमारे बाण जेते खास मैं इनको बहुत से जानता हूँ और इन्होंने करके दिखाया वो चीजें संसाधनों की कमी इनके पास थी पैसे की कमी इनके पास थी लेकिन दिमाग की कमी नहीं थी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ था शरीर कंप्लीट दिया हुआ था ऐसा नहीं कि भाई शरीर में दिमाग के जो कहीं कमी ज्यादा नहीं गरीबी दी है वो छोड़ दो एक किसी लेखक ने किसी ने कहा था कि गरीब घर में पैदा होना वो भगवान की देन है लेकिन गरीब होकर के मर जाना ये तो फिर हमारी कर्म है वो नहीं होना चाहिए आपने जो बोला है वो आपने करके दिखाया और जो सुन रहे हैं ना स्टूडेंट अभी क्या ये तो फेंक रहे हैं वो बने सो ऐसा नहीं है ऐसा था और ऐसा है और ऐसा ही होगा अगर मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है राणा जी से सर मैं सवाल लूंगा हाँ जी सर जी सर जो पहली सफलता आपने गिनाई थी मुझे कि पहली सफलता हाँ पहली वो इंडियन नेवी का एक डीजीक्यू है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल डिपार्टमेंट है मैं वहां पे था इंस्पेक्टर सर स्टूडेंट के लाइफ में पहली सफलता कितने मायने रखती है और उस सफलता को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए देखो सर बात वही आ जाती है जैसे अभी एक पवार साहब ने भी जो पूछा था कि भाई पढ़ाई का मतलब जो है जॉब है क्या अगर तो आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि भाई मैं पढ़ रहा हूं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जॉब then you will be very happy when you will get your first joining letter first joining letter yes हाँ तो वो आपका बेसिकली एक सपना हो गया कि भाई देखो उसमें सर फर्क है ना फर्क पता क्या है एक है जिसने बड़ा सोच रखा है जिसने बड़ा सोच रखा है ना भैया मेरे को ये तो नहीं करना क्यों क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट भी है सब कुछ है तो उसके लिए पहली जॉब उतना मायने नहीं रखती है लेकिन जो छोटे परिवार से आ रहा है स्ट्रगल करके आ रहा है उसके लिए तो पहली जॉब मैं कह तो रहा हूं ना कि जब ज्वाइनिंग मैंने आज भी याद है मैंने पोस्टमैन को 50 रुपए दिए थे अपने जेब से निकाल के जब ज्वाइनिंग आया था पहला मैं हॉस्टल में था NIT इलाहाबाद में ही वो हॉस्टल क्योंकि एड्रेस वहीं का दे रखा था तो आपने जो कहा कि भाई क्या मायने रखता है मायने तो बहुत रखता है वो क्यों क्योंकि गांव में तो भैया लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो MNR कर रहे हैं MTech कर रहे हैं और वहां तो हम जानते हैं ना कि भाई कितना कंपटीशन है बाहर कितना कंपटीशन है तो ज्वाइनिंग तो डेफिनेटली पहला ज्वाइनिंग तो मैटर करता ही है बट ये नहीं कि सब कुछ नहीं है अब दूसरी बात एक चीज मैं और बताता हूं लोगों को देखो
सपोज आपका कोई एक सपना है, कोई आपने टारगेट बनाया, भाई मैंने आप जो है आईएएस बनना है, चलो छोड़ो आईएएस छोड़ो, उसके लिए तो अपने गिरेबान में झांकना होता है, क्या मैं उस लायक हूं कि उस रास्ते पे चलूं। और एक हमेशा ध्यान रखना कि जिस गांव जाना नहीं है उस रास्ते पे तो भैया चलना नहीं है, वहां पे सफलता की परसेंटेज कम है और विफलता की ज्यादा है, विफलता की ज्यादा है। बिल्कुल। तो मतलब उस रास्ते पे तो चलना ही नहीं। मेरा कहने का मतलब एक और भी है कि भाई अगर आपने मान लिया कि चलो ठीक है जी मेरे को इंजीनियर बनना है, राइट, अब उस इंजीनियर बनने के चक्कर में आप अपनी सारी जिंदगी नहीं लगा देना। वो इंजीनियर बनना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट द लाइफ। आपने सोच दिया भाई मेरा तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है जी, मैं तो भाई इंजीनियर बनना है, आपने अपना बचपना खो दोगे, आप अपना जवानी खो दोगे, आपने यारी दोस्त खो दोगे। एट द एंड आपको मिलेगा क्या? इंजीनियर मिल जाएगी, इंजीनियर मतलब वो जॉब मिल जाएगी जो आप चाहते थे, बट आपने जो खो दिया वो गया आपके हाथ से, ठीक है। और थोड़ा सा देखो, एक समय की बात भी होती है, जो भी आपके व्यूअर्स है मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई जैसे लोग सोचते हैं ना कि मेरे को तो खाली बस यही बनना है, मतलब एक ही चीज बनना है, वो मत रखो, जिंदगी जियो। और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ। एक किसान आदमी अपने खेतों में काम करके शाम को आता है, नहा धो के अपना लेट जाता है और सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि पैसा कमाने की, हायर पोस्ट पे जाने की कोई लिमिट नहीं। तो सेटिस्फैक्शन तो भैया रखना जरूरी है। और एक भी समय के साथ भी आता है कि देखो किसने कहा है कि भाई किसी को कुछ नहीं आता है। अच्छा, किसी को राणा जी मैं एक सवाल लूंगा आपसे ना, माफी हाँ जी। चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे जो कि इलाहाबाद में या दिल्ली में पढ़ रहे हैं, काफी सारे यूपीएससी में लगे हुए हैं। हाँ, मिले मेरे को एमटेक के टाइम पे भी कुछ देखो सर, उसके लिए मैं कह रहा हूँ काफी है। उन्होंने वहां पे बहुत लंबा समय बिता लिया है, कोई वहां 10-10 साल से पढ़ा है, कोई 8 साल से पढ़ा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि क्या इतना लंबा टाइम लगता है तैयारी करने में? सर वो बेसिकली पता क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो अपने आप को। मैंने कहा ना, इंसान अपने से ज्यादा किसी को नहीं जानता। एक बात बताओ, मेरी जो है कैपेसिटी, मेरी मेहनत या मेरा दिमाग मेरा बीए करने लायक नहीं है सपोज, और मैं सोचूं जी कि मैं तो जो है बीटेक एमटेक पीएचडी की करूंगा, तो भैया नहीं चलेगा, नहीं होगा। वो जो इलाहाबाद की जो आप बात कर रहे हो, जब मैं एमटेक कर रहा था वहां पे बहुत सारे लोग थे, मुझे मिले भी वहां पे, जो वहां तिलेरगंज में ही जहाँ पे एनआईटी है उसी के बाहर में ही लोग तैयारी कोचिंग वगैरह थी वहां पे, वनडे एग्जाम जिसको बोलते हैं। तो भाई आप अपना लक्ष्य तो ये बना लो कि भाई जब आप ये सोच रहे हो कि जी मैं तो इलाहाबाद जाऊंगा, इलाहाबाद में देखो ऐसा है ना, आज तो खैर इलाहाबाद है नहीं, अब तो दिल्ली में सारा कुछ, तो इलाहाबाद में कोई घुट्टी तो है नहीं किसी की टीचर के पास या कोचिंग सेंटर के पास कि वो घोटी और आपको पिला दी और आपका हो गया सिलेक्शन। अगर आपने वहां 2-3 साल दे दिए और आपको इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो भैया उसको छोड़ो, आप गलत रास्ते पे हो। सबसे पहले तो आप रास्ता पहचानो कि भाई जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो आपके लिए बना भी है या नहीं, आपके गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए। और ये बोल रहा हूं मैं बेसिकली, स्पेशली जो हमारे यहाँ क्या करते हैं ना कि 10+2 किया और बीए। अब सबसे पहले जो बीए करने जाते हैं वो भैया अपने आप से ये पूछो कि भैया बीए आप कर क्यों रहे? ये तो पूछोगे ना कि भाई मैं बीए करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं बीए? तो पहले आप पर्पज अपना ठीक करो। और बी इसके अलावा भी सर मैं बोल रहा हूं, बीए के अलावा भी देखो हमारे यहां सबसे जो मेन कमी है वो है टेक्निकल स्किल की। टेक्निकल स्किल, मैं अब जिस फील्ड में हूं, मैं कंस्ट्रक्शन में हूं सर, देखो टेक्निकल स्किल में मेरे को आज तक कोई बंदा नहीं दिखा एल्यूमिनियम का काम करते हुए, ना कोई दिखा फॉल सीलिंग का काम करते हुए, ना कोई बेल्टर का काम करते हुए, ना कोई ग्लास का काम करते हुए, ना कोई शीट का काम करते हुए। ये स्किल्ड है, ये स्किल जॉब है। आप करो तो 10+2 के बाद आप ट्रेनिंग तो ले लो, आप वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले लो। आपको अगर लग रहा है कि भाई मेरा दिमाग उस टाइप का नहीं है, उतना मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत लोग होते हैं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, टेक्निकल स्कूल, अब उसकी जगह क्या करोगे आप बोलोगे यार मेरे बस की साइंस भी नहीं है, बायोलॉजी भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैथ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं क्या करता हूं, मैं बीए कर लेता हूं। तो भैया आपने वहीं से तो गलती शुरू कर दी आपने। अगर बीए करना है तो स्पेसिफिक उससे कि भाई मैं पीसीएस करूंगा या वनडे वाले जो बाकी होते हैं एसएससी वाले होते हैं उसके लिए करो, उसमें तैयारी करो, एसआई का होता है,
SI का ग्रेजुएशन लेवल पाता है, लेकिन आप उसके लिए तैयारी करो कि भाई एक ही चीज करनी मेरे को, ये BA इसलिए मत करो कि आपसे बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ये समझ। सही बात है। नहीं सर, सवाल मेरा अभी भी वहीं पे है, हाँ जी, कितना टाइम दें तैयारी करने के लिए, कितना टाइम दें तैयारी करने के लिए? क्योंकि वो जो 8-10 साल से पढ़े हुए हैं और उनको भी लगता है कि बस मैं इस बार कर लूंगा, फिर नहीं होता, और करते करते वहां पे उन्होंने अपना पूरी जिंदगी बिता दी और एंड द एंड उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई थोड़ा साल तैयारी करो? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब को इस बारे में बहुत अच्छा वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि पढ़ा भी रहे हैं और स्टूडेंट इनके पास आते भी होंगे ऐसे शायद केसेस। सर, आपका क्या कहना है इस पे? सर, मेरा तो ये कहना है कि जैसे मतलब जब भी तैयारी कर रहे हैं तो पहले अगर उन्होंने दो साल तैयारी करके एग्जाम दे दिए तो अपने आप को एनालाइज हो जाता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी कैपेसिटी लग रही है कि मैं इसको थोड़ा बहुत है अंतर अभी उसको अचीव करने के लिए, देन यू कैन, आप 1 साल और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल दे सकते हो, लेकिन उसके बाद मत अपना टाइम बर्बाद करो। टाइम बहुत कीमती होता है, कोई वही चीज से जिंदगी नहीं जुड़ी होती, जिंदगी में और बहुत से रास्ते खुले होते हैं, लेकिन आप उसी में अगर डूब जाओगे तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी वहीं पे, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। वैसा ही कहना मेरा उन बच्चों के लिए भी है जो अपना उद्देश्य बनाते हैं मुझे डॉक्टरी में जाना, नीट करना है। भाई, अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे रखे हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो नीट के अलावा भी बहुत से ऑप्शन है डॉक्टरी में जाने के लिए, आप उसको ट्राई तो करिए एक बार। आपके पास नीट अगर नहीं निकल रहा तो आप उसके अलावा आपका B फार्मा जुड़ा हुआ है, आपका जो नर्सिंग कोर्स जुड़े हुए हैं, बाकी आप फार्मेसी जुड़ी हुई पूरी, जिससे आप डॉक्टर से अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसको ट्राई तो करो। आप उसी के पीछे क्यों भागे पड़े हो कि मुझे जो है डॉक्टर नीट के थ्रू ही जाना है? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं उतनी, उसके लोअर मेरिट पे जो आपके आ रहे हैं उसको फॉलो अप करो, वहां से आपको उससे डबल बेनिफिट मिलेगा और वहां पे कंपटीशन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेन जो आपके कॉम्पिटिटर है वो तो नीट में जा रहे हैं, बाकी जो लोअर लेवल है वहां पे आप सबसे ऊपर जा रहे हैं, तो उससे तो आप और अच्छा कर सकते हो ना। तो मैं ये नहीं कहता हूँ आपको IAS बनना है, यार IAS नहीं बनना तो CGL की तैयारी करके वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आराम से, क्यों नहीं कर सकते हो? आपका मैक्सिमम सिलेबस में कवर हो रहा है, एक आध सब्जेक्ट जो बचता है उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं होता है कि हम एकदम टॉप की तैयारी कर रहे हैं और उसी में चढ़े रहे, नहीं। अगर मेरा कहना मतलब है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपको लगता है कि मैं अचीव नहीं कर रहा हूँ तो उसके लोअर और ऑप्शन खुले रहते हैं, उसको भी तो ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए आप आते हैं, बहुत से बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, IIT क्रैक नहीं हो पाया तो फिर तैयारी करते हैं 1 साल, तभी ना 1 साल होता है, 4 साल तो बर्बाद कर दिया आपने। आपके साथ का बच्चा तो उसने लोअर मेरिट पे आके इंजीनियरिंग करके जॉब की तैयारी कर रहा है और तुम उसमें उसकी इंजीनियरिंग की तैयारी में तब भी कोचिंग कर रहे हो। भाई, उसमें अपना टाइम बर्बाद मत करो। मेरा कहना मतलब है, अगर मान लिया आपको IIT में नहीं हो रहा है, उसके लोअर रैंक आपकी स्टेट कॉलेजेस सब खाली हैं, आपको डिपेंड करना है कि मुझे करना क्या, उसके बाद मेरी लाइफ कहाँ सेट होनी है, उसका फोकस करो, मुझे लाइफ कहाँ सेट करनी है। इस पे मत जाओ कि मुझे IIT में, जैसे मान लिया अगर आपके कैलिबर है तो आप 2 अटेम्प्ट में कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपके अंदर कैलिबर है, मैंने बताया आप मेहनत कर चुके हो, 2 अटेम्प्ट बहुत है। गवर्नमेंट में रखे हैं, एक्सपेक्टेशन रखे 2 अटेम्प्ट, उसके बाद फिर गवर्नमेंट बोलती है भाई अगर 2 में नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट मानती है कि भाई आपके बस का नहीं है वो चीज़ आपको अटेम्प्ट करना। लेकिन तब भी उसी के पीछे पड़े रहो तो पागलपन माना जाता है वो, ठीक है, उतना पागल मत बनो। उसके अलावा और ऑप्शन ढूंढो ना, बहुत से ऑप्शन और भी है, लेकिन उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैंने अभी बताया था कि आपकी जानकारी तो आपके अपने मोबाइल में ही है, आप सर्च तो करो एक बार, सारी जानकारी आपके पास हासिल हो जाएगी। लेकिन आप उसके पीछे पागल बनाओगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, उसके मिलना कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है जो 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं, 7-7 साल तैयारी कर रहे हैं, भाई वो पागलपन छोड़ दो, उतना जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आपकी आधी लाइफ चली गई तो मिल भी जाएगा तो क्या कर लो, उससे कुछ नहीं बचाता, तो आपका लाइफ तो खत्म हो चुकी है, उसको पाके मिलेगा क्या फिर? तो उस चीज को अचीव करो ना जो आपके सामने खड़ी है, उसको लेके अपना एंजॉय करोगे, ठीक है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने एनालिसिस करो, अपना खुद का एनालिसिस करो पहले कि मैं कितना पानी में हूँ। जितना आप अचीव कर सकते हो उससे कोशिश आगे की करोगे तो नहीं जा पाओगे। तो ये जब भी अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा। जैसे हमारे यहाँ ना काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, वो अपने दिखावे से बाहर निकले। सबसे पहले तो बात ये है, हाँ, होता क्या है कि जैसे आपने बोला ना कि मैं कितना पानी में हूँ, हाँ। यार दूसरों के सामने या आप इसको बोलने से शर्मा रहे हो, ठीक है, चटकनी लगा के ना बंद कमरे में खुद को आंक लो एक बार, खुद को पूछो कि मैं कितना कर सकता हूं। से शर्मा रहे हो,
खुद से पूछो कि मैं 90% केसेस में ये बातें सामने आ रही है, जो मैंने देखा है लोगों को, कि जो बच्चा है वो लोगों के सामने अपना को कम नहीं आंकता है, उसका रिजल्ट नेगेटिव जा रहा है उसकी लाइफ में। अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों के सामने मैं पेश होने मैं शर्मा रहा हूँ यार, क्या वो फिर और लोग क्या बोलेंगे? भाई साहब, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। अगर सफलता होती है तो दावत खाने आ जाएंगे, नहीं होती तो फिर ताली बजाएंगे। लोगों ने तो मजे लेने हैं लोगों ने तो मजे लेने हैं। वो जो जिनको, जैसे आप जो कह रहे हो ना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो जैसी वो यमुना ब्रिज को क्रॉस करेंगे ना, तो उनको उसी समय पता लग जाएगा कि भाई नहीं, ये मेरे जैसे तो और भी है यहाँ पे, तभी पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। बट ओवरऑल फिर भी एक आधे लोग ऐसे होंगे। इसी के साथ में साहब ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि देखो, डीमोटिवेशन भी नहीं लाना है, नहीं वो नहीं लाना, किसी का वो नहीं लाना है। और बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छे लड़के इस समय जो हमारे टाइम पे थे या डॉक्टर साहब के टाइम पे थे, उनसे आज बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दो तो देखो, तो एक्सपेक्ट वो तो रहते ही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो सारी जगह रहता है, लेकिन बहुत अच्छा आउटपुट है। बस थोड़ा सा पता क्या है, एक है कि एक तो कोई जैसे गॉड गिफ्ट दिमाग वाला है ना, उसकी नकल नहीं करो। बिल्कुल, कि भाई उनके गांव से जो है वो आईएएस बन गया है, मेरे को आईएएस बनना है। भैया आप हो उस लायक, अगर आपको लगता है कि हाँ उस लायक हो, देन यू कैन गो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं करो। और दूसरी बात ये है कि जो मैं वही बोलता हूँ कि भाई देखो, जिंदगी तो दादा जिंदगी है, पढ़ लिख के ठीक है, आपने नौकरी के लिए करे, नौकरी कर ली, नहीं करोगे बिजनेस करोगे। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, और उन लोगों के लिए जिनमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन है कि यार ना, मैंने तो 12th ठीक से नहीं किया, 10th ठीक से नहीं किया, मेरी परसेंटेज ठीक से नहीं किया हुई है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि तो ये जो है, किसी ने कहा है कि भाई किसी को कुछ नहीं आता है, जो वो अच्छे वाले भी है ना, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका समय आता है। बिल्कुल। अभी और परसेंटेज की एक बात है, अभी मुझे मैं डॉक्टर साहब इसको पूरा कर लूं कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबका समय आता है, और जब समय आता है फिर उसको सब कुछ आता है। सब कुछ आता है, हाँ, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे ना परसेंटेज की वजह से बहुत हो जाता है कि मेरा कम आ रहे। परसेंटेज 50% चाहिए होता है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। अगर 50% आपके आगे कोई से एग्जाम में बैठ सकते हैं आप, उससे कम तो आते ही भी नहीं है, और ना उसका कोई देता है। लेकिन हम लोगों के तो उस समय जो हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें 50% लाना अपने आप में चैलेंज था। अब तो फ्री में 50% मिल जाते हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं है, और उस 50% आप सब कुछ कर सकते हैं। अब तो काउंटिंग 50 से शुरू हो रही है। अब तो वहां शुरू हो रही है, अब तो कुछ पहले नहीं होता है। ठीक है, तो परसेंटेज रोना नहीं है, रोना है कि आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। तो आप परसेंटेज में कभी अपने आप को डिमोरलाइज मत समझें कि मेरा 50% है, मुझे पूछने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में देखना, सबकी क्वालिफाइंग होते हैं 50%, उससे ऊपर ही होते हैं, मतलब उससे नीचे नहीं होता है। 50% लोगे आप हर कोई एग्जाम दे सकते हो फिर। अच्छा, क्या इसमें एज क्राइटेरिया क्या हम इसमें फिक्स कर सकते हैं? क्या इस एज में जॉब लग जानी चाहिए, या फिर अपने आप को जो है सेटल कर देना चाहिए 27 में, 25 में, 30 में? हाँ, उसके लिए मैं कहता हूँ कि जितना, जैसे आपने कोई भी कंपटीशन की तैयारी में लगते हो ना, जैसे आप सोचते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपने बीएससी कर लिया, जो आप सबसे पहले बीएससी करने की सोचते सबसे पहले, उसके बाद भी एमएससी करने की सोचते हैं, उसके बाद फिर जॉब ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो अनुभव ये है कि 25 ईयर तक आप जितना भटक सकते भटक लो। 25 ईयर और 30 के बीच में आपके पास जॉब होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटी मोटी जैसे भी है, क्योंकि आपको आगे शादी भी करनी होती है, फैमिली सेटअप करना होता है। अगर आपने अभी डिले कर दिया तो आपके बच्चे फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, बच्चे उस समय छोटे छोटे होंगे, तो उनको फिर केयर टेकर कोई नहीं होगा। तो वो अपने जो हमारे बुजुर्ग ने बना रखा था ना, 21 साल में शादी कर दो तो नाती खोल के आपने खिलाश होता है। ठीक है, पोती खिलाश होता है एवरेज बोलते और अच्छा होता है, पर मेरे बोट बैठा के बोला बोट जो आदत है। तो ये चीजें भी थोड़े मैटर करती है कि भाई टाइमली सब कुछ कर लेना चाहिए। ये नहीं हो कि हम जॉब की तैयारी में बांटा रहता है, शादी करता है 40 साल मुझे तो बच्चे को ना पैदा तो 20 साल का बचा तो 60 साल का अपना तो खत्म, तो है ना। तो से चीजें भी मैनेज करना बहुत जरूरी हो करनी, भाई टाइम से अपना सब कुछ मैनेज होना बहुत जरूरी होता है।
तो ये अच्छा, चीजें देखनी पड़ती है। एक सर चंद्र पवार है, कण्वा के हो, बल्कि वो जम्मू में है आजकल, राणा जी जम्मू में हो अभी। कहाँ, जम्मू में? वो लिख रहे हैं कि हाँ जम्मू में, वो सौदा है ना। हाँ हाँ, सदा हाँ, जानता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जम्मू से बात कर ली। मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा, बात कर लेना आप। हमारे जो हाँ, सारी हाँ। आईएएस बहुत कम बन पाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? उनके सवाल है। हाँ तो बोले ऐसे कारण का हमारे डॉक्टर आई बोले कि हमें आईएएस की तैयारी कर दे जाऊँ, ठीक है भाई, जस्ट आईएएस करने की तैयारी, जो मोटिवेशन होना ना सर, बीए करने के बाद शौक नहीं बाजी कोई आईएएस, उसको आपको स्टार्टिंग जूनियर क्लासों से ही उसको मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को कि मुझे उस फील्ड में जाना है। मेरे का उद्देश्य पहले बना के चलना पड़ता है। जब आपका जूनियर से उद्देश्य होगा ना मुझे आईएएस बनना है, तो आप जरूर बन जाओगे। आपके बीए के बाद जगते हैं कि हमें आईएएस बनने वाले, मैं इलाहाबाद पहुंचना तो शौक ना भाई आईएएस एक साल में पूरी हुई, ठीक है। उसके लिए बचपन से उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है, जरूर बन जाओगे, लिख के दे देता हूँ, मुझे बन जाओगे। लेकिन जो से बीए करने के बाद हो गया बाद में मेरा आईएएस से शौक ना भाई, तब के बाद आईएएस तक मतलब उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी, पहले से करनी पड़ेगी, तभी आप क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। या तो कोई गॉड गिफ्टेड होगा वो कर सकता है, जो आप ही भाई साहब ने बताया था कि भाई कुछ दिमाग गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, वो तो उससे कंपेयर मत करो, वो करो जो आप मेहनत से अचीव कर सकते हो, उसकी मेहनत करो, उसकी कंपेयर करो जो आप मेहनत से ला सकते हो। ये मत सोचो गॉड गिफ्टेड वाले को तो ये कर लिया मैं भी कर सकता, नहीं कर सकते हो। अपनी मेहनत से क्या अचीव कर सकते हो, जो आपने बचपन से तैयारी कर रखी है उसी पे आप अपना ले सकते हो। तो हमारे तरफ ये बोलो कि आईएएस नशोबाजी कई नशोबाजी आईएएस में हमारे शब्द। अभी हमारे यहाँ से डिमो से एक लड़का था, उसने बीटेक करके आईआईटी दिल्ली से उसने एमटेक किया, बीटेक किया था, उसका पहले राउंड में हो गया था उसका आईएएस में। बन सकते हैं लेकिन करने वाले चाहिए ना, आप मेहनत तो करो पहले। कोई नहीं कहता, वो नहीं कहते कि भाई कौन कहता है कि आसमान से छेद नहीं हो सकता। अरे कम से कम पत्थर उछाल कर देखो, अपने आप छेद हो जाएगा ना। देखो तो मेहनत तो करो पहले, मेहनत तो करो, क्यों नहीं हो सकता है आसमान में छेद, है ना। सब कुछ हो सकता है लेकिन मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी। इसमें तोमर चौहान है, वो एक कमेंट करे कि महिला को भी लेके आओ इस डिबेट में। कल्पना जी, महिला को भी हम जरूर शामिल करते, लेकिन अभी तो नहीं। अगला जो शो होगा मैं जरूर, अगर आपको कोई सुझाव होता है कि उस महिला को लाओ तो आप जरूर कमेंट कर दें, मैं उनसे संपर्क करूंगा। अगला जो शो होगा मेरा, जरूर महिलाओं को भी मैं लाऊंगा इसमें, मेरा उनसे बात चल रही है तो मैं उनको भी लाऊंगा। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है सर, महिलाओं को तो अब रखना प्रायोरिटी पे रखा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही नारा है कि भाई महिलाओं को सशक्तिकरण बनाओ। इस बार दिखाए बिरा का ना सर नारा सही, इस बार जो चुनाव मुझे भी शायद दिखाए बिरा का कविता लिखते थे विनीता जोशी हमारे जो सर कविता है ना, तो त्या कविता लिखे थे, बोला हाँ बोलो बेटकुड़िया के कि पोरदान तू होंदे और खुमड़ी के आऊं जांदा, मोर तू लाया मार बोला आऊं सो मारदा रुपये बोला आऊं सो मारदा। नहीं चलो वो तो चौहान जी आराम से होगा, ऐसी बात नहीं है, हो रहा है आराम से, आ रही है महिला भी आगे आ रही है, हमारे यहाँ भी आ रही है, बाकी जगह तो पहले से ही चल रहा है, हमारे यहाँ भी काफी आगे आ गई है, ऐसी बात नहीं है, वो धीरे धीरे होगा। पर थोड़ा सा एक चीज है, मैं हमारे यहाँ से अभी बहुत लोगों ने ना बीटेक और पॉलिटेक्निक किया हुआ है जी, एनी ब्रांच, जो भी ब्रांच, उनको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो पहले जो डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक वाले, अगर तो आपने पॉलिटेक्निक का लेवल इतना रखा है अपने अंदर कि भाई आपने टेक्निकली किताबों में जो लिखा है आपने उसको ठीक ठाक पॉलिटेक्निक के तरीके से किया है, और आपको लग रहा है कि मैं सरकारी नौकरी 1 साल तैयारी करके 2 साल तैयारी करके निकालूंगा, अगर सच में लग रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे मैं तैयारी करनी है नौकरी के लिए, अगर सच में लग रहा है तभी तैयारी कर लो 2 साल, अदरवाइज अपने 2 साल बर्बाद मत करो। सिंपली क्या करो, जाओ किसी प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट कंपनी में। आप हो सकता है आपको सिर्फ 15,000 ही दे, हो सकता है 20,000 ही दे, आप 2 साल करो, तो काम सीखो, करके आओ, वहां से स्विच करो, दूसरी जगह जाओ। जब तक आप 4-5 साल तैयारी करके उत्तराखंड में जो भी है जेई की जो वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि भाई वैकेंसी सबके लिए नहीं है, ठीक है। तब तक आप इतना स्किल डेवलपमेंट आपका हो चुका होगा कि आप फिर जाओगे नहीं, वहां से आप जाओगे नहीं। दूसरा है सर बीटेक वालों को एक गलती करते हैं जो मैंने भी करी थी बेसिकली। अगर आपको बीटेक के तुरंत बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है मिनिमम
5400 ग्रेड पे जो एग्जीक्यूटिव की स्टार्टिंग होती थी, अब तो शायद ये 10 या 11 हो गया हो मैट्रिक्स, उसमें 7 पे कमीशन है। अगर तो आप वहां से शुरू कर रहे हो तो बढ़िया है, जाओ। लेकिन बीटेक करने के बाद अगर आप 42 ग्रेड पे, 46 ग्रेड पे या 48 ग्रेड पे, जो पुराना वाला था वो 6 पे का, अभी तो वो मैट्रिक्स में चला गया, अगर आप वहां से शुरू कर रहे हो तो भैया आपको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। तो बताओ कैसे? अब जब आप सपोज एक किसी पे स्केल में हो, पर्टिकुलर पे स्केल में हो, और जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी आप वहां से स्विच करना चाहोगे, ये बहुत परखी हुई बात बता रहा हूं मैं इसको चीज को झेला है, क्योंकि हमने क्या करा, एमटेक के बाद तुरंत सरकारी नौकरी में घुस गए, और वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव में नहीं थे, ठीक है, 5400 से नीचे था वो, 4800 वाला था, ठीक हो गया, चले गए आप। अब सरकारी वाला कंडीशन लगाता है कि आप अपने से ऊपर वाले ग्रेड पे के लिए तभी एलिजिबल होते हो अगर नीचे वाले ग्रेड पे में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपने या 2 साल का टाइम आपने बिता चुके हो गया सर उसका। अब उसको 2 साल में उसने करना है, तभी वो उसके लिए फिर अगली पोस्ट पे, तब वो 3 साल बाद 4 साल बाद प्रमोशन मिलेगा, अगली बार फिर ऐसे होने वाला। अब आओ जी, एक गया बंदा जो है बीटेक के बाद प्राइवेट में, उसने 5 साल प्राइवेट में कर लिया। जब प्राइवेट से वो पीएससी उसमें या गवर्नमेंट में मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आएगा वापस, उससे गवर्नमेंट ये नहीं पूछती है कि आपका बेसिक कितना है, उससे पूछेगी कि आपका सीटीसी कितना है। सीटीसी कितना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब सीटीसी क्या करता है, प्राइवेट वाला सीटीसी उसको लिख देता है। अब इसमें अब होगा क्या कि जिसने 5 साल प्राइवेट किया वो जो है अगले 5 साल बाद वो आपसे ऊपर पहुंच जाएगा, अगर आपने स्टार्टिंग से छोटी रैंक से शुरू किया है। तो इसलिए बीटेक के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे अंदर तजुर्बा है, मैं 1 साल 2 साल तैयारी करके मैं एग्जीक्यूटिव वाला जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकालते हैं पब्लिक सेक्टर की, ज्यादा मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करता हूं कि मैं पब्लिक सेक्टर में ही अपना सेवाएं दे रहा हूं और भी है, तो उसमें हाँ, क्योंकि आप अगर लग रहा है कि भाई मैं निकाल लूंगा उसको जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आता है या गेट के थ्रू आता है, आप तैयारी कर लो। अदरवाइज मेरा सीधा सा सवाल है, बीटेक के बाद जिस दिन हॉस्टल छोड़ रहे हो उसी दिन निकल जाओ प्राइवेट में, चाहे आपको 20,000 25,000 40,000 दे रहा हो, आप वहां पे 3 साल 4 साल 5 साल बिताओ और स्विच कर जाओ पब्लिक सेक्टर में मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, इंडक्शन लेवल पे नहीं, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आप चले जाओगे 5 साल बाद, और जो स्टार्टिंग से वहां चला गया होगा वो वहीं रह गया। तो इतना सा ये आपने बहुत सही बात बोली है, ये आपने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि हमारे यहाँ ना गलती यही करते हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो होती है, नहीं कर पाते कि करें क्या, और फिर वहां पे उनको जो है गाइडेंस वाले इतने मिल जाते हैं, माँ बाप, गाँव आके दोस्त या जो भी कह लो, या मेरे जैसे लोग जिनको अनुभव नहीं है, वो कर दे यार तू वो कर जा वो कर जा वो कर जा, और इस उलझन में वो फंस जाता है, और जब फंसता है तो वो ऐसे चक्र में फंसता है कि उसको भी रास्ता नहीं मिल पाता। अगर सफलता पानी है, जी 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 बोलो, क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी बताया ना कि अगर सफलता पानी है तो भाई जानकारी भी होनी चाहिए ना, अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर गलत स्टेप ले लोगे ना, फिर उसका खामियाजा लाइफ टाइम में नहीं अचीव हो सकता है, वो फिर नुकसान ही पैदा करता है। तो अपनी जैसे मान लिया कि हमने बीटेक कर रखा है, फिर मैंने देखा है बीटेक करने के बाद बीएड में चले जाते हैं कुछ बच्चे, बीएड करके जो अपना कर लेते। भाई तो बीटेक क्यों किया आपने, अगर आपको बीएड ही करना तो बीए कर लेते। तो ऐसा मत करो, अगर आपने जो स्किल है डॉक्टर साहब का कुछ इशू हुआ है सिग्नल का, ठीक है। तो अगर मेरा कहना का मतलब है कि जो आप कर रहे हो उसका उद्देश्य रखो और उस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ो। अगर उसके उद्देश्य को लेके आगे बढ़ोगे तो सफलता मिलनी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही नहीं है, आप पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी करने का भी एक तरीका है ना, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बीएससी करो, बीएससी ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी है, उसके अलावा बीएससी है, लेकिन ढूंढो तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी नहीं होता है, उसके अलावा बीएससी है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए तो पहले पहुंचो। तो मेरा बीएससी नर्सिंग है, अब बीएससी नर्सिंग जिसने कर ली ना उसको जॉब की सोचती नहीं है, वो खुद पे खुद जॉब के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार बैठा हुआ है लेने के लिए। और गवर्नमेंट तो इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि हाथों हाथ ले रहे हैं सब इस समय। तो एक बार जैसे मान लो बी फार्मा कर लिया किसी ने, वो भी तो इंटर करने के बाद ही करना है, बीए है, बी फार्मा है, बीसीए है, सबसे ज्यादा बीसीए है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप करोगे, बीसीए कर लो। बीसीए करने से आपको घर में नहीं बैठना पड़ेगा, तुरंत आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी।
लेकिन आगे तो बढ़ो पहले। केवल बीए करने से कुछ नहीं हो सकता है, तो आप कौन सा उसके अलावा तो देखो कि और क्या कर सकते हैं। बीसीए करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, उसका एमसीए भी कर सकते हो, उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, जो भी बताए अच्छा प्राइवेट से। अच्छा, मेरे धा तीनों ध्यान टूट गया हो जो से एक एक ना सवाल से आ गया कि इन्होंने किस भाई ने एक सवाल किया था कि हमारे जो लड़कियां होती हैं वो सरकारी नौकरी वालों को ढूंढती है। तो मेरा तीनों के जैसे सरकारी लड़कियां में से जैसे सरकारी देखो तीनों को मेरा सवाल सुझाव है जाओ कि इससे ज्यादातर से जोन सारे सब्जेक्ट लिया करो से बीए। जोन सारे सब्जेक्ट का मतलब है सोशोलॉजी, बिल्कुल। हिस्ट्री और सोशल इको साइंस का इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ना ना सब सब ज्ञान तीन मेरे ग्रे वो तो ग्रे भी गया विषय सर ओ ग्रे 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 भी गया तो एजे इनु में ना दे आगे आगे दोनों कि एजे जोन सारे विषय हो जोन सारे सब्जेक्ट तो जो से ध्यान टूडी से पुनः नौकरी तो मां मतलब शादी करो तो चेती मतलब पुनः कोई क्लास होना अफसर और आप बेरो तीन में गालो सरकारी विषय से जोन सारी तो तीनों का मेरा सुझाव है जो सारे विषय सर फाल तीनों भेजे इसने तीनों ध्यान भाई साहब तेरे में बात बोल रहा है जिनका सवाल था मुझको ना कि ऐसे ध्यान टूटी ऐसी तोड़ी तीनों का मेरा सुझाव है जाओ कि तुम्हें भी ध्यान टूटी हो यथारे कुछ आचर करो कुछ ना तो बीसीए करो, नर्सिंग करो, जोन सारे सब्जेक्ट दी हॉट करो ओके बड़े सब्जेक्ट हो ऐसे। चौहान जी आपने ये नाम आपने बहुत बढ़िया दिया, मेरे भी मन में था ये बेसिकली जॉन सारी सब्जेक्ट, ये बहुत सही नाम बोला बढ़िया सब्जेक्ट तो से आसाद बता हाँ एले की ये पांच सब्जेक्ट होते थे ओ गिन जैसे 5 सब्जेक्ट हमारे डॉक्टर कॉलेज पुणे है, डीएवी पुणे है, सब उसमें हमारी ना सो सब से जी हो। हालांकि अलग जो ध्यान टूटी हो तो तुम जैसे बड़ी ऐसी भी हो जो कि बहुत अच्छी कर रही है, जो एमएससी कर रही है फिजिक्स एमएससी कर रही है बहुत, लेकिन तोशनी में एला जो अलग जो है जो ये जो सवाल था ना बेसिकली ये बहुत बेसिक सवाल था कि जैसे थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है। अभी एक बात मैं सिंपल जो जॉब वाले हैं जौन सार के लड़के, हाँ जितने भी जॉब वाले हैं उनकी बेटियां, हाँ एक सरकारी नौकरी वाले से शादी ना कर दे कभी भी। बात सही हो जिसने जो इंडस्ट्री में रही है, कॉर्पोरेट जगत में रही है, जिसने बीटेक एमटेक किया है या पीएचडी की है या बाकी कुछ टेक्निकल कोर्सेज किए हैं, तो बाबू क्या तो जान देना। हाँ सही बात हो, ठीक है। तो इसलिए वैसा नहीं है, वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत रहता ही है। और फौज वाले को जान देना बोले तो हम कुमार ना 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 डॉक्टर हमारे नहीं डॉक्टर देखो नहीं देखो नहीं चौहान जी इसमें मैं आपको रोक रहा हूं। देखो ऐसा है ना, फौज की तो भैया जो ड्यूटी है ना वो जॉब नहीं है, वो अगर जॉब के लिए नहीं है। वो मैं तो फौज की जो ड्यूटी है उसको जॉब नहीं मानता हूं, वो जॉब नहीं है, वो ड्यूटी है। वहां कोई आदमी पैसा कमाने नहीं गया है, वहां ड्यूटी से गया है, शौक से गया है, पैशन से गया है। और तो आप सोच रहे हो ना, उनकी सोच हुआ है कि मैं उन तीन कब जाना है ना और इसलिए पता है एक फर्क भी है। जैसे मैं ऑफिस आता हूँ, मेरे बच्चों से पूछोगे कि भाई पापा कहाँ हैं, बोले पापा ऑफिस है, ठीक है। डॉक्टर साहब से पूछे कहाँ है, कॉलेज है, ठीक है। आर्मी वाले के बच्चे से पूछना, वो क्या कहेगा, कहाँ है पापा, ड्यूटी पे। पापा ऑफिस नहीं गए हैं, पापा ड्यूटी गए। तो वही फर्क है, आर्मी इसमें वो ड्यूटी है, वो नौकरी नहीं है। सांत्वना देना बोर है जो शब्द ना तो सांत्वना नहीं है ये। देखो जॉब सच्चाई तो यही है, उसके पीछे कुछ भी सच्चाई यही होती है, ठीक है। लेकिन एक तो सेजे बात तीनों के कूण समझा जो से ध्यान से मना पको रखी कूण बाड़ी तू आ यो मिलिट्री वाला तरना ही जैसे पहुंची बिना जो नहीं थे के हैला। हालांकि अबे ऐसो रो है ना कि सरकारी जॉब वाले ओके तो कम है जहां पर अबे एजी रे पहुंचे फौज और पुलिस रे पहुंचे तो अबे से तीनों से मजबूरी रे फौज जो से ध्यान टूटी से कर है ना जोन सारे सब्जेक्ट वाली तीनों से मजबूरी हो कि यार जानो सरकार के हो ओके तो कोई नहीं ना। चलो तो आमर तो वेशो होगी, चलो
कुणी आम तो कम से कम घर बार पहुंचा दे तो ना अपना क्वेश्चन आंसर रणवीर जोशी जी की फौज में जाना यानी नेशनल ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है। हाँ, नेशनल ड्यूटी है, बिल्कुल। ये हमारे रमेश जोशी जी है दिल्ली में भी। हाँ, तो टाइम भी हम गए और काफी टाइम गए लाया ना, लगभग 10:15 गए, काफी टाइम हो गया। 1.25 घंटे का शो हमारा। कुछ क्वेश्चन देना भी बची ना जो कुछ ना क्वेश्चन आती है ऐसे, पता नहीं स्टूडेंट लोग शायद अपने आप को अभी भी कंफ्यूज समझ रहे हैं, और क्योंकि अभी तक जो ऐसा कोई सवाल ही नहीं आया किसी का, एक भी स्टूडेंट ने कोई ऐसा सवाल नहीं आया है कमेंट में, मैं सब देख रहा हूँ कि जिसने अपने के लिए, खुद के लिए या खुद को कुछ सुझाव मांगा हो कि भाई ये हो सकता है, हाँ, कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मेरा वही था कि कोई ऐसा कुछ कहता ना कि मुझे क्या करना चाहिए तो शायद बात बनती। और इस सेशन का महत्वपूर्ण हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे मेरा एक सुझाव है कि जैसे मान लिया कि किसी को कोई क्वेरी हो ना, तो उसने हमारे नंबर जो है सबमिट कर देना कि इन फ्यूचर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो नो डाउट यदि उनके पास टाइम होगा, हमारे पास सुझाव होगा तो मैं भी उनका फ्यूचर हो सकता है डिसाइड। देखो मैं सभी से कहूंगा दर्शकों से कि एक सेशन मेरा महीने में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों मैं जरूर लाऊं अपने से पेज पे, जब तक मैं रेंज में हूँ, क्योंकि इवा पे रेंज मुझे हो तो भी यहाँ शौक हूँ, जिसे मैं से भर जाऊंगा तो यहाँ पे तो रेंज नहीं आता तो आओ तो बिना रेंज का तो बैठ गए जब आऊँ कुछ दाएं बाएं में ना, फिर ये मेरा शो फिर बंद हो जाता है उस समय। तो जब तक मैं हूँ मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 दिन में मैं किसी महानुभाव को लाऊं पकड़ के, और उनसे बेहतर सुझाव जो स्टूडेंट के काम आए, बच्चों के काम आए जो कि भविष्य तराश रहे हैं और अपने आप को असमंजस में फंसे हुए हैं कि यार क्या करना चाहिए। तो किसी को ऐसा कोई सवाल होता है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, उनके आंसर जो है जो संबंधित हमारे पैनलिस्ट हैं आज बैठे हुए, ये उसका सुझाव बच्चों को जरूर देंगे और उसका हल भी देंगे। इसी के साथ जैसे मैं ये कहना जैसे मान लिया ऐसा कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि डॉट ना कि यूजीसी नेट करना, क्वालिफाई करना, गेट क्वालिफाई करना, जैसे भाई साहब ऑलरेडी क्वालिफाई किए बैठे हैं, ठीक है, हमने किया ही है लेकिन यूजीसी नेट किया हुआ है। तो कंपटीशन एग्जाम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्रैक करना। आपका उद्देश्य क्या है फ्यूचर में, ये मैटर करता है कि मुझे किस रास्ते पे आगे जाना है और कहाँ पहुँचना है। इस पे होना चाहिए ना कि हमें नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बनना कुछ और है, पापा ने भेज रखा नीट के कोचिंग के लिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसको जो बच्चे का मोटिव है कि मुझे उद्देश्य में किसके डायरेक्शन इंटरेस्ट है, उसी डायरेक्शन में जाओगे तो ज़्यादा सफलता मिलती है। उसके उल्टा जाओगे तो बहुत डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी वो हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों से यही अनुरोध है कि भाई जो आपका पहले से सोचना है कि मुझे ये करना है वही करो, जिसका लगता है कि मेरा दिल अलाउ कर रहा है मुझे करना तो वही करो। उसके विपरीत करोगे तो फिर वो समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद होगा और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, सही बात है। तो उस डायरेक्शन में किसी को कोई सुझाव मांगना हो या कुछ पूछना हो, क्योंकि जैसे मान लिया टेक्निकल फील्ड में समझ लो कि जैसे हमको तो हमेशा गाइड करना ही है, हम तो डेली बच्चों को इतना गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो सकता है, आगे ये हो सकता है। तो अगर हम हमारी वजह से किसी का फायदा हो जाएगा तो दैट इज वेरी गुड। ये एक सवाल है अभी जाते जाते जो है, एक सवाल है, कल्पना शर्मा जी लिख रही है, सर अगर कोई एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी कर रहा है प्राइवेट, तो यह करना सही है या गलत? प्लीज आंसर मी। मैं खुद ही अपना एग्जांपल देता हूँ भाई। मैंने जो ही पढ़ाई की है, जब बीटेक के बाद मैंने एमटेक किया, पीएचडी की, मैंने जॉब के साथ साथ ही की है। तो जॉब के साथ अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका एक चैलेंज है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। और मेरा 100% उसे करना पड़ता है कि अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो ये आपके लिए चैलेंज है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। और मैं तो उनको जरूर कहूंगा, और मैं उनको जो स्टूडेंट जैसे दिल्ली में जो बैठे हुए हैं 7-8 साल से, 6 साल से, मेरा उनसे ये सुझाव जरूर रहेगा कि वो आईएएस के लिए ही कंपटीशन मत करें। यार कोई चपरासी का तो एग्जाम निकाल के देख लो एक बार, क्या उस लायक है भी कि नहीं है। जब पुणे तना निकलो तारे चपरासी का एग्जाम में एक और रोज लागेगा तू आईएएस के पोसी देती है शिकुरा पाड़ो पहुंच की मत्ती का पहुंच नहीं। वो तो मैंने बोला ना, इसमें सक्सेस रेट कम है और बर्बाद ज्यादा होते हैं। सर सक्सेस रेट ये तो देखो ना, क्या कोई एग्जाम फाइट कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पहले मैं आपके कहने से सहमत हूँ। जैसे मान लिया कि कह रहे कोई एग्जाम करके और देखो ना पहले कि मैं कितना पानी में हूँ। जब एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। वह सीधा एक आईएएस एग्जाम में बैठना और अपने आप को जज करना, ये कोई मानता नहीं है। फिर आप छोटे एग्जाम क्रैक करके देखो, जितने आईएएस बने हैं ना
वो पहले छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया उन्होंने और फिर उसके बाद मैन आईएएस क्रैक किया है। ये मतलब सबके लाइफ पढ़िए, पहले उनकी बायोग्राफी पढ़िए। मैन जो आईएएस बने वो पहले छोटे रैंक से ही आगे बढ़ के बने, पूरे जितने भी आईएएस बने वो बने, या फिर वो गॉड गिफ्ट वाला जो मैंने बताया था, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस। रमेश जोशी जी लिख रहे हैं, कृषि कार्य क्या करियर ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है सर। कृषि कार्य करियर ऑप्शन के ना ये रे कृषि लिया रोयाम पड़े सब ये चले भी तो करियर वाला माना तो नहीं नाम पड़े के नहीं कैरियर है बट कैरियर आपका देखो गेहूं उगा के, मक्का उगा के, धान उगा के नहीं है, उससे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल टेक्निकल खेती आपको करनी पड़ेगी, टेक्निकल खेती करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा अगर जाओगे ऑर्गेनिक खेती की तरफ को तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो मैंने वही कहा था, टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए वर्ड कहा था भाई आप खेती करो लेकिन टेक्निकल तरीके से करो ना, फिर आपको देखो फायदा कितना होता है। अभी तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, जाते जाते क्वेश्चन आ रहे हैं। दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि ये क्वेश्चन ना संभाल के रखें, जल्दी ही हम इनको दोबारा कभी लाएंगे 15-20 दिन बाद। सर आपको दोबारा आना पड़ेगा इनके सवालों के साथ, क्योंकि ये सवाल जो अभी सर ये प्लान का एक सवाल है। अगर ये प्लान वाला है, देखो मैं इसको थोड़ा सा जवाब देता हूँ। प्लान का सवाल जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ हालत खराब है, जितने भी रिटायरमेंट होके आएंगे सारे आपको वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, या फिर बिजनेस करते हुए आदमी वहीं आएगा। बोल घर गौरी दी मुंह फेरे कर कोकी ना जाऊं मोर ना गौरी पड़ दो। हाँ, फिलहाल पलायन हमारे मैं जो हमारे यहाँ जो अभी है वो फिलहाल पलायन नहीं है, बहुत अच्छा है मेरे यहाँ, हमारे यहाँ तो अभी बहुत अच्छा है, कोई पलायन नहीं मानता हूँ उसको। हाँ, गढ़वाल साइड में जो हुआ है वो हुआ है, बट हमारे यहाँ अभी जो आ रहा है वो पलायन में नहीं है। सही बात है, पलायन में जैसे आते ना। देखो उसमें जो अभी क्वेश्चन आया ना, उसमें आंसर भी लिखा हुआ नीचे। बहुत सारे पढ़े लिखे गाँव नहीं गए हैं और उनका अच्छा खासा काम चल रहा है। रमेश जोशी लिख रहे हैं कि मैंने भी पहले क्लरिकल परीक्षा ही पास की थी, बाद में सिविल सेवा की परीक्षा पास की है। रमेश जोशी लिख रहे हैं। हाँ, तो जिनका सवाल था क्या पढ़ाई के साथ साथ, बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि एक नौकरी करके देखो, एहसास होगा और उसके बाद तुम्हें जो है मेहनत करने में मजा भी आएगा कि नहीं यार जॉब से बाहर निकलना, जॉब से बाहर, फिर एक चैलेंज बन जाता है। फिर हमारा वहां पे फिर मोटो सेट हो जाता है फिर वहां पे कि नहीं यार यहाँ से मुझे बाहर निकलना कैसे। तो मेरा सवालों की जो है सर अब तो झड़ी लगने वाली है। खैर शो खत्म भी करने सर, चलते चलते जो मैं सुझाव लूंगा राणा जी, आज बच्चों के लिए क्या सुझाव देंगे सर? खत्म करते हैं शो को, बहुत टाइम हो गया। सुझाव सर मेरा यही है, एक तो जो बीजे चुनाव में तो बंदा तो लिख रही कि बीजे चुनाव में सुझाव सर मेरा एक ही है, सिंपली आस पास एक तो कंपैरिजन मत करो अपना किसी और से। बिल्कुल। अगर आपको अपने बारे में पूछना है तो अपनी माँ से पूछो, वो बताएगी कि आप क्या हो, ठीक है? क्योंकि कंपैरिजन लाता है डिमोटिवेशन। भाई आपका मेंटल लेवल एक अलग है, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका मेंटल लेवल अलग है, उसके सपने अलग है। और दूसरी बात है कि हो सकता है उसका वो संसाधन वाला जो हम बात कर रहे थे वो भी उसका अलग हो। तो आप एक तो कंपैरिजन मत करो, घबराओ मत। और अगर कोई है जो जिसका दिमाग अच्छा था, पहली बार में बहुत अच्छी पोस्ट पे निकल गए, अगर उनके यहां से भी कभी आओ ना, ताने आते हैं कि देखो उनके लड़के ने ये कर दिया, उनके लड़के ने ये कर दिया, उनके लड़के ने किया होगा वो उसके लिए है भैया, मैं तो अपना करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, लगन लगी रहेगी, जो सोचा है वो करके रहूंगा और मैं उसी में ही सेटिस्फाई रहूंगा। एक लास्ट में बोलता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा फिर कि पढ़ते पढ़ते अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे, खूब पैसा आ जाएगा। उस दिन एक ही बात कहोगे कि भाई हम इस दौर में आ गए हैं कि जहां पे इच्छा तो बहुत कुछ की है बट चाहिए कुछ नहीं। तो लास्ट में वही आना है, तो इसलिए जिंदगी जियो बढ़िया से, अपने कर्म करो, बाकी खत्म। बिल्कुल। और आपने जो बोला ना कि तुलनात्मक जीवन, जहां से हमारा तुलनात्मक जीवन शुरू होता है, समझना कि हमारा फिर अंत वहां से शुरू है। बस
पतन भी शुरू वहीं से है। और ये मैं एक अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, इसमें मेरी बड़ी अच्छी रिसर्च है इस पे, और इसी पे आधारित जो मेरी जो आने वाली किताब है वो उसी पे सब कुछ, ये जो डिमोटिवेशनल हुआ है, कोई ऐसा डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए मेरी किताब बहुत सार्थक होने वाली है, जो मेरी शायद देखते हैं कब आती है, मुझे नहीं पता, बट जल्दी आने वाली है। डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा सर स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो भी आप मेहनत करोगे तो कभी कभी जैसे अभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। कंपेयर करो अच्छी चीज़ के लिए करो, अच्छी चीज़ इन द सेंस आपकी पढ़ाई के लिए करो कि वो 4 घंटे पढ़ता है तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए, वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे कितना पढ़ना। अच्छी चीज़ का कंपेयर करना बुरी बात नहीं है, गलत चीज़ का कंपेयर करना बुरी बात है, ठीक है। वो ये है आईएएस का लड़का है, मुझसे कंपेयर कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ कंपेयर मत करो। हाँ, वो कितना पढ़ता है उसकी कंपेयर जरूर करो। अगर वो 6 घंटे पढ़ता है, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, वो कंपेयर करो ना, मैं 5 ही घंटा क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे भी 7 घंटे पढ़ना चाहिए। वो चीज़ें कंपेयर करो ना, जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर वो चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो गलत चीज़ कंपेयर करना नहीं मैं अलाउ करता है, लेकिन अच्छी चीज़ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो जाते जाते यही है, आप जितना आप मेहनत करो, मेहनत करो आप, और मेहनत करने का उसका कोई भी, जब आप किसी के पास नहीं, आप जितना मेहनत करोगे आपको कि आपकी खुशबू खुद ही हवा में आ जाती है। आप मेहनत कर रहे हो तो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपका परिचय खुद दे देती है। तो अगर आपको अपना परिचय खुद बनाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको अपना परिचय देना ना पड़े, लोग आपका परिचय देते हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो मेरा इसी से ये है कि आप जितना भी कर सकते हो मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। इसी के साथ धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। सभी दर्शकों मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और विनती है सभी से कि इस सेशन को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत लाभप्रद सेशन है स्टूडेंट्स के लिए और उन माँ बापों के लिए जिनके बच्चे असमंजस में हैं, और उन माँ बापों के लिए खासकर जो अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें भी करते हैं। उम्मीदें करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उम्मीदों के विपरीत अगर कोई परिणाम आता है तो उसको भी बर्दाश्त करना सीखें आप लोग। बच्चे पे बिल्कुल दबाव ना डालें कि अब तूने जो है हमारा नाम खराब कर दिया, मिटा दिया, तेरे पास कुछ नहीं है, फेल होके आ गया। नहीं, उसने बेचारे ने 100% दिया। अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी कमी नहीं है, बल्कि उसने गलत रास्ता चुना है। ये कमी आपकी माँ बाप की, कि आप लोगों ने उसको सही गाइड नहीं किया है। अगर सही गाइड किया होता, अगर उसका मार्ग सही रहा होता, उसकी रास्ता सही रहा होता, तो सफलता जरूर मिलती उसे। उसने गलत रास्ता पकड़ा बेचारे ने, इसलिए सफलता नहीं मिली। सही रास्ते पर चलें और सही लोगों के साथ उठना बैठना रखें, सफलता आपके घर बैठेगी। इसी के साथ सर मैं आप दोनों का धन्यवाद। जल्दी आपसे हम थैंक यू सो मच। जी सर, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात करते रहेंगे बाद में। ठीक है चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।